था। मैं था और मेरे एक सीनियर भी थे और इंडिगो के ही, दोनों को ही फेल कर दिया। लॉजिक ही नहीं समझ में आया कि मैं फेल क्यों हुआ। मेरे को एकदम, मैं शॉक ही था पेपर के बाद कि मैं फेल क्यों हुआ। ठीक है, तो मुझे लगा कि आई थिंक मेरा रिटर्न में कम मार्क्स होंगे पार्ट वन में, मे बी इसलिए इस बेसिस पे भी वो जज कर रहे हो, मे बी ऐसा कुछ हुआ होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। मैं दिल्ली एटम में गया, मैं रिटर्न 23 मिनट्स में कंप्लीट किया एंड इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया। देन आरटी क्लियर हो गया। तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं आरटी कोलकाता में भी बेटर दिया था, बट डिपेंड ऑन द टीचर पर्सपेक्टिव, वो क्या सोचता है आपको, वो पास करेंगे पास नहीं करेंगे। पार्ट टू में उन्होंने क्यों पास नहीं किया था, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड है ना उन्होंने क्या किया था। बट आई एश्योर यू कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी रहेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं जाना पड़ेगा अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इफ यू फॉलो माई माई गाइडलाइंस। ठीक है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियरेंस रहेगी, आपको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें ही बताऊंगा। आपके पास 68 पेपर्स होते हैं। ठीक है, अगर बहुत मेजर नंबर ऑफ पेपर्स में बहुत ज़्यादा आपको बताऊं, वी हैव 68 पेपर्स, यू हैव गो थ्रू दैट पेपर्स, है ना, प्रैक्टिस दैट पेपर्स 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स पेपर करके आओगे, वही पेपर आते हैं, कोई पेपर डिफरेंट नहीं होता। सारे सिचुएशंस वही है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ये लोग, सेम वही पेपर्स होते हैं, प्रिंट करके कर देते हैं। सबके आंसर्स बताऊंगा, 68 पेपर्स है, सबके आंसर्स बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। बट बेसिकली अभी मैं हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े से पेपर्स, ड्राइव मटेरियल्स जो मैंने रेडी किया है, जो कि मैंने स्टडी टाइम करते टाइम मैंने रेडी किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही स्पेसिफिक है, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, उसको फॉलो करना है। जो मेरे सॉल्व पेपर्स हैं, मैंने सॉल्व किए हैं जो, उनको फॉलो करना है। एंड जो अभी थ्योरेटिकल में पेपर्स आपको शो करूंगा, जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसको फॉलो करना है। उसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, बट वो हमारे लिए स्पेसिफिक होते नहीं हैं। हम हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करूंगा, जस्ट गो थ्रू दैट डायरेक्शन, यू विल बी क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना। सब लोग बोलते हैं ऐसा, मैं भी वैसे ही बोल रहा हूँ, बट यू हैव टू प्रैक्टिस फर्स्ट, है ना। हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रिपेयर प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि बस हमने मटेरियल मेरे पास है, आई गॉट द मटेरियल आई विल पास, ऐसा नहीं है कुछ, है ना। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, ओके। अगर आप लोग को कोई सर इश्यू हो तो बताऊँ। हाँ आयुष। सर आपका कौन से ईयर में क्लियर हुआ था आरटी? मेरे साथ में कुछ सिचुएशन थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने B2 के पेपर्स दिए थे, B2 के पेपर्स मेरे 2022 में फाइनल हो गए थे। एंड B2 के पेपर्स देने के बाद 2023 में मैंने B1 के पेपर स्टार्ट किए थे। B1 के सारे पेपर दिए, उस समय हम लोग इंडिगो ज्वाइन कर लिया था। तो उसके टाइम में क्या हुआ ना कि आपके पास ये रूल था, प्रोसीजर था कि यू हैव यू हैव 4.5 ईयर एक्सपीरियंस, देन दे विल कंसिडर यू फॉर B2 कोर्स। तो मैंने आरटी फिर छोड़ दिया, फिर बोला कि नहीं अभी आरटी नहीं देना है, फिर मैं अभी B1 का पेपर दूंगा, क्योंकि दे विल कंसिडर फॉर B1 इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो मैंने B1 के पेपर्स दे दिए कि मेरा अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो, पर्सपेक्टिव ज़्यादा हो। मैंने B1 पेपर्स दे दिए। आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ B1, मेरे को ये लगा कि अब जैसे मैंने कैटे लाइसेंस दिया, तो मेरे पास 2 पॉइंट थे। इफ दे विल इशू कैटे लाइसेंस टू मी, देन मैं आरटी को होल्ड कर दूंगा, अगर नहीं करेंगे तो मैं आरटी प्रोसीड करूंगा। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। ठीक है, मतलब मेरा जो प्लानिंग है, मैं अपने प्लानिंग से चलता हूँ। मैंने कैटे अप्लाई किया, आई अप्लाइड कैटे इन सितंबर 2024, बट दे रिजेक्टेड, है ना। क्वालिटी ने रिजेक्ट कर दिया, कॉज वो बोल रहे हैं कि यू आर फ्रॉम B2 कैटेगरी एंड यू आर स्विचिंग द B1 कैटेगरी, देन यू रिक्वायर्ड 3 ईयर एक्सपीरियंस। हमने नहीं माना, हमने कहा कोई इशू नहीं है, आई एम फ्रॉम 147 बेसिक। For 147 basic, I need 2 year experience or 1 year practical experience for CAT license. There is no written statement in CR66, है ना, कि अगर मैं स्विच कर रहा हूँ तो 3 years हमें चाहिए, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक लाइन नहीं है 66 में। एज आई नो, जितना मैं उतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज है। तो क्वालिटी वालों ने मेरी बात सुनी, उन्होंने दे विल ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट टू द DGCA, बट DGCA ने भी फिर रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे को लगा ठीक है, अभी DGCA ने रिजेक्ट कर दिया तो देन आई विल गो फॉर द आरटी। तो मैंने फिल किया हैदराबाद, बट हैदराबाद में मैंने अटेम्प्ट नहीं किया,
कोलकाता अटेम्प्ट था मेरा दिसंबर में, अभी रिसेंट वाला दिसंबर में मैंने कोलकाता अटेम्प्ट दिया था, उसमें नहीं हुआ तो फिर मैं दिल्ली में गया। वो इंटरव्यू में, भाई मैं आपको बता रहा था कि इंटरव्यू में दिया था मेरे को पता नहीं था क्यों फेल कर दिया, क्या रीज़न था। डिपेंड्स ऑन टीचर पर्सपेक्टिव, है ना, थोड़ा टीचर पर्सपेक्टिव भी है। फिर मैं दिल्ली में गया तो दिल्ली अटेम्प्ट किया, ये रिसेंट वाला दिल्ली जो सेशन था, तो इसमें मैंने क्लियर किया ठीक। तो मेरे को एटलीस्ट बस 2 सेशन लगे थे, 2 अटेम्प्ट लगे थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू में था, बट उनका पता नहीं क्या रीज़न था, वो मेरे को समझ नहीं आया। सर ये कोलकाता का रिकॉर्ड थोड़ा खराब है उधर सर, ज्यादा पास नहीं आता सर। हाँ, क्योंकि जैसे कि मैं फेल होता तो मेरे को समझ में आता, चलो मैं फेल हो गया, बट मेरे सीनियर भी फेल हो गए, उनका भी पार्ट 2 हुआ था। तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या लॉजिक है कि फेल कर दिया आप। बट कोई नहीं, अभी तो मेरे को ये था कि चलो ठीक है, फेल कर दिया तो अच्छी, फर्स्ट सर अटेम्प्ट था, अभी चलो होता है। सर अभी जो B1 खत्म कर रहे हैं उनको B2 खत्म कर रहे हैं उनको B1 करना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, वो अपना सरकमस्टेंसेस है, आपकी पर्सपेक्टिव क्या है, क्या सोचते हो अपने फ्यूचर के बारे में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर दे क्लास। ठीक। बाकी जो भी डाउट होगा आप मेरे को बताना। मैंने एक लाइन लिखा है ये मटेरियल पे, पार्ट 1 पे, इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही है। ठीक है, पूरा आपका कंसोलिडेटेड नोट्स है जो मैंने रेडी किया है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही मिलेगा। मैंने लिखा इट्स वेरी गुड नोट्स, प्लीज कीप पेशेंस व्हेन रीड, बिकॉज आर्ट इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ठीक है, कि जब भी आप आर्टी को पढ़ो तो पेशेंस के साथ कवर करना, ये आसान नहीं है। ठीक है, इतना आसान केक जैसा आसान नहीं है कि उठा लिया खा लिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वी हैव पेशेंस, है ना। हमें नहीं समझ में आता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम लोग फंसते हैं, बट हमें नहीं समझ में आता है। हमने पार्ट 1 के कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको क्या क्या फॉलो कर सकते हो, हमें किस तरह के सिचुएशंस होते हैं, बट हम ईच एंड एवरी सिचुएशंस कांट मेंशन हियर, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स लिख दिया है कि किस तरह के बेसिक टॉपिक्स रहते हैं, है ना, एक गाइडलाइन के लिए आपके लिए, तो वो यहाँ पे मेंशन किया है। फिर देन हमने टिप्स दिया है, व्हाट इज फॉर ट्रांसमिशन टेक्निक्स, तो बेसिक बेसिक बता दिया, बट अभी हमें ये नीड नहीं है। जैसे हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी चीजें समझने की नीड होगी, पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें नीड होगी। First of all, we have to understand our syllabus and what is need RT for AME candidates, है ना, हमें क्यों चाहिए RT। फॉर B1 मैं दोनों ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, अगर कोई भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। आपने सीरीज एक्स पढ़ा होगा, पहले B1 को बता देता हूँ, फॉर B1। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा सीरीज एक्स में आपने पढ़ा होगा टैक्सी परमिट। ठीक है, टैक्सी परमिट उनको ही ये लोग इशू करते हैं जिनके पास आरटी होता है और B1 का लाइसेंस होता है। इफ यू हैव B1 लाइसेंस, इफ यू हैव आरटी, देन दे विल इशू। बट वो ऐसे भी नहीं इशू करते। क्या होता है कि आपका पहले ट्रेनिंग होता है और आप किसी भी सुपरवाइजर के अंडर में क्या करते हो, टैक्सी करते हो। ठीक है, इंजन स्टार्टअप के साथ ही टैक्सी होती है, डेफिनेशंस तो पता होगा ना टैक्सी एंड टोइंग का। तो देन इंजन स्टार्टअप, देन यू टॉक टू द ATC, then you will approval, है ना, you will take approval from the ATC startup of engines, then you will रीचेंज, या आप क्या करते हो, डिस्प्लेस करते हो, कि हम चार्ली पे अभी खड़ा था एयरक्राफ्ट तो हमने लीमा पे खड़ा किया। ठीक है, तो स्टैंड हमने चेंज किया, तो जस्ट टैक्सी परमिट रिक्वायर्ड है इंजीनियर्स का। हम कैप्टन को नहीं बुला सकते। तो दिल्ली में बहुत सारा होता है, जैसे छोटे बेस होते हैं तो वहां पे रिक्वायर्ड नहीं होता, वहां पे जरूरत भी नहीं होता है कि हम एयरक्राफ्ट का बे चेंज करते हैं या स्टैंड चेंज करते हैं। वो जहाँ पे प्लेस्ड होता है वहीं प्लेस रहता है, बेस भी वहीं पे होता है, बट दिल्ली में होता है चेंजेस, तो दिल्ली में वहां पे लोगों को चाहिए होता है टैक्सी परमिट। तो टैक्सी परमिट केवल B1 को मिल सकता है, B2 को नहीं मिलता। ठीक है, तो इफ यू वांट टैक्सी परमिट, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर आरटी लाइसेंस, है ना, आप आरटी लाइसेंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मैंने B1 के लिए बता दिया बेसिकली। ठीक है, इसलिए आपको चाहिए। बाकी वो रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीजें हैं, वो समझ जाओगे आप। प्रॉफिट ज्यादा होता है B1 को टैक्सी परमिट से, अगर वो टैक्सी करते हैं तो फायदा ज्यादा होता है। ठीक है, और प्रॉफिट ये होता है कि इस टैक्सी परमिट से जितने पेमेंट आपके आते हैं उस पे आपका टैक्स भी नहीं लगता, और पेमेंट ज्यादा आते हैं। पर टैक्सी परमिट के 6,000 होता है पर टैक्सी के। ठीक है, इसलिए टैक्सी परमिट लेना बहुत अच्छी चीज है, और सबको मिलता नहीं है, ये भी चीज है ना। कुछ ही लोगों को ये लोग कंपनी प्रोवाइड भी करती हैं।
फॉर B2 है ना, B2 के लिए क्यों चाहिए, तो B2 आपको इंजीनियर बनने के लिए ही टैग आपको आरटी की रिक्वायर्ड है। तो पहले आपको मॉड्यूल चाहिए, देन आफ्टर मॉड्यूल आपके पास आरटी होना जरूरी है। इसके बाद ही ये लोग आपका B2 का फुल स्कोप लाइसेंस इशू करते हैं। ठीक है, अब रीजन क्या है आरटी क्यों चाहिए, तो रीजन ये है कि जितने भी हमारे पास कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, अब जितने भी कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए तो हम उनका यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनका टेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन वी हैव टू टॉक टू एटीसी इफ वी टेस्ट द, है ना, प्रकाश या जो भी सारी चीजें हैं हमारे एवियोनिक्स में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इफ वी नीड टू टॉक एटीसी वी रिक्वायर्ड आरटी। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें नीड है एटीसी से बात करने के लिए तो हमें आरटी चाहिए। अगर हमने कम्युनिकेशन टेस्ट कर रहा है या वीएचएफ टेस्ट कर रहा हूँ, एचएफ टेस्ट कर रहा हूँ, तो वी नीड टू टॉक एटीसी। ठीक है, तो उसमें हमें आरटी की रिक्वायरमेंट्स है। ईएलटी का टेस्ट कर रहा हूँ, वी नीड टू टॉक एटीसी। ठीक है, यहाँ पे भी हमें बात करना पड़ेगा। इसलिए B2 को मैंडेटरी हो जाता है कि आपको आरटी चाहिए, आरटी के बिना आपको लाइसेंस मिलेगा ही नहीं B2 का। ठीक है, तो एक बेसिक सा होगा कि अगर हमें कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करना है, एटीसी से कम्युनिकेट करना है, तो हमें आरटी लाइसेंस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, जैसे मैं अपना बेस के बता देता हूँ, तो यहाँ पे टैक्सी परमिट नहीं है किसी के पास में, तो क्या होता है कि हम लोग टैक्सी नहीं करते, टोइंग करते हैं। ठीक है, स्टैंड चेंज करना होता है तो हम लोग टोइंग करेंगे, तो उस केस में भी हमें क्या करना है, एटीसी से बात करनी पड़ेगी। तो फिर कौन कराएगा, B2। B2 के पास है आरटी, B2 कम्युनिकेट करेगा एटीसी से और वो अप्रूवल लेगा कि हमें स्टैंड चेंज करना है। ठीक है, देन एटीसी अप्रूव करती है तो हम लोग टोइंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस टैक्सी में ही हमें केवल अप्रूवल लेना है, टोइंग के लिए भी तो अप्रूवल हमें एटीसी से चाहिए, तो वहाँ पे B2 कर सकता है, B1 की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर हमें टैक्सी करना है तो B1 की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी होगा, क्योंकि इंजन स्टार्टअप करना है। और B2 के सिलेबस में या आप स्कोप में समझ लो, B2 के स्कोप में इंजन स्टार्टअप नहीं आता। ठीक है, या इंजन स्टार्टअप करके टैक्सी नहीं कर सकता, वो उसके स्कोप में नहीं है, कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए आपको बेसिकली जो आपको समझ में आता है कि हमें क्यों आरटी की नीड है। क्लियर है ना सबको। यस सर। ओके, अभी हम लोग ना बेसिक बेसिक पॉइंट पे आ जाएंगे। तो आप देखोगे ना, रेडियो टेलीफोनी रेस्ट्रिक्टेड एग्जाम इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस, तो बेसिक बेसिक चीजें बताता हूँ मैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या और फ्रेजोलॉजी में नहीं जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। हम लोग धीरे धीरे करके थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे ताकि आपको एक अच्छा इनपुट लेके जाओ क्लास से। ठीक है, फिर मैं क्लास के बारे में, शेड्यूल के बारे में, फीस के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे जैसे मैं क्लास एंड करूंगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक लाइन मेंशन किया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग करेक्ट एंड प्रिसाइज स्टैंडर्ड आरटी फ्रेजोलॉजी and technique cannot be overemphasized। फिर लाइन आप देखो, when RT discipline is relaxed, for example by use of non-standard procedure or phraseology, misunderstanding can arise. There are many examples throughout the world where these misunderstanding have directly contributed to fatal accident, एयर प्रॉक्स इवेंट्स एंड अदर सेफ्टी रिलेटेड इंसिडेंट। एयर प्रॉक्स में क्या होता है, एक्सीडेंट्स हो गया, कोलिजन हो गया एयरक्राफ्ट का, वो एयर प्रॉक्स में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या मेंशन किया कि आरटी डिसिप्लिन नहीं होता, आरटी स्टैंडर्ड्स नहीं होती, तो क्या होता है, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। क्योंकि हम इस इंग्लिश ऐसा बोलते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो, महाराष्ट्र के लोग कुछ अलग ही इंग्लिश बोल रहे हैं, दिल्ली के लोग कुछ अलग ही बोल रहे हैं, अमेरिका के जो आ रहे हैं वो अलग ही इंग्लिश बोल रहे हैं, तो सबका ग्रामर ना डिफरेंट है। तो ग्रामर की वजह से भी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसके वजह से हमें फेलियर मिल जाता है और बहुत ऐसी सारी एक्सीडेंट्स हो गए। तो इसलिए जो इकाओ है, इकाओ ने ऐसा मेंशन किया कि हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही कम्युनिकेशन होगा, देन ये स्टैंडर्ड आती है। ठीक है, अब वही स्टैंडर्ड हमको फॉलो करना है, वही स्टैंडर्ड हम आरटी में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कोई ग्रामर नहीं होता, बहुत बेसिकली होता है, कोई सेंटेंस नहीं होता, एक स्टैंडर्ड होता है कि इस वे में ही कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स ही कम्युनिकेट करना है, ये 4 पॉइंट में ही आप बात कर रहे हो, तो वहां पे कोई कम्युनिकेशन फेलियर नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप ना, मेरे को 3 से 4 ही डिटेल चाहिए होता है स्टूडेंट से, नेम, बैक, उनके कॉलेज इंस्टीट्यूशंस क्या है, या वर्किंग है तो उनका वर्किंग का इंस्टीट्यूशन, प्लेस। तो मैंने 3 ही रिक्वायरमेंट्स मांगी ना कि आप अपना नेम बताओ, प्लेस बताओ एंड इंस्टीट्यूशंस बताओ या वर्किंग बताओ। हमारे पास 3 डेटा है, तो वो 3 वर्ड्स ही हमें भेज रहे हैं ना फॉर्म फिल करके, तो हमें 3 डेटा ही मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई फेलियर नहीं है। ठीक है, तो सेम आरटी ऐसा ही है, बेसिकली हम उतना ही डेटा मांग रहे हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है, हम कोई सेंटेंस नहीं मांग रहे।
तो हम बेसिकली देखेंगे कि हम क्या इससे क्या किया कि हमने ग्रामर लैंग्वेज को कम कर दिया और स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी ज्यादा यूज किया, है ना, जो हमें चाहिए, और वही चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये एक बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट कैन आर्ट डिसिप्लिन अचीव, ये बेसिक लाइन्स है, आप देख सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सिलेबस पे आ जाते हैं हम लोग। सिलेबस में आप आओगे तो मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके पास दो होता है। पार्ट 1 100 मार्क्स का होता है, जो 25 मिनट्स का रिटन पेपर है, रिटन एंड वॉइस कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो रिटन एंड वॉइस कम्युनिकेशन है आपका, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम भी बोलते हैं, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स पे। तो ये 25 मिनट्स का है, 25 मिनट्स में आप कंप्लीट कर दो ये पेपर, ठीक है। एंड 5 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स, ठीक है। यू नीड टू पास 50 मार्क्स। 50 मार्क्स आ जाते हैं तो आप आरटी कम्युनिकेशन में पास हो जाते हो। जैसे आप 50 मार्क्स कैरी कर लेते हो, आप पास हो जाते हो, आपको पार्ट 2 में ये लोग भेज देते हैं। पार्ट 2 में क्या होता है कि पार्ट 2 में भी इनको रिक्वायर्ड है 50 मार्क्स, है ना, यूनिट यहाँ पे भी 50 मार्क्स रिक्वायर्ड है। तो अब यहाँ पे दो इंस्ट्रक्टर होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एक डब्ल्यूपीसी का होता है और एक डीजीसीए का होता है, ठीक है। तो पहले आप किसी एक के पास जाओगे या तो इसके पास रहोगे, तो ये अपना जो भी क्वेश्चंस होगा ये पूछ लेते हैं। उसके बाद डब्ल्यूपीसी वाला जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपना क्वेश्चंस पूछता है, दोनों ही मार्क्स देते हैं। अब आपको कितना चाहिए, 50 मार्क्स चाहिए ना। ईच इंस्ट्रक्टर हैव 50 मार्क्स, है ना, दोनों इंस्ट्रक्टर के पास 50 मार्क्स है, कैरी कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, दोनों से टोटल हमें 50 मार्क्स चाहिए। अगर हमें डीसी भी 25 मार्क्स दे देता है, डब्ल्यूपीसी भी 25 मार्क्स आपको दे देता है, आप पास हो जाते हो, सिंपल है। तो अगर एक का हमारा फेल भी होता है, जैसे ये होता है कि डीसीए का इंटरव्यू अच्छा नहीं हो गया, डब्ल्यूबीसी का अच्छा गया, तो डब्ल्यूबीसी अच्छा मार्क्स देता है, डीसीए थोड़ा कम मार्क्स देगा तो भी पास हो जाते हो। ये बेटर ऑप्शन होता है कि ये लोग सेपरेट इंटरव्यू लेते हैं। अगर दोनों साथ में इंटरव्यू लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो सेपरेट इंटरव्यू लेते हैं। रूम एक ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि बस टेबल अलग है ना। तो बाय एक करके लेते हैं कि पहले डीसीए ने इंटरव्यू, डीसीए को इंटरव्यू दिया, देन डब्ल्यूपीसी को दिया, डब्ल्यूपीसी को इंटरव्यू दिया, देन डीसीए को दिया, दो स्टूडेंट्स एक साथ जाते हैं, तो जो जिसके पास बैठता है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग थियोरेटिकल पे आ जाएंगे, है ना। तो जब आप सिलेबस देखोगे ना, तो इन्होंने क्या मेंशन किया है, द प्रैक्टिकल टेस्ट विल कंडक्टेड ओवर सिंथेटिक आरटी सर्किट। तो वो लोग हेडसेट प्रोवाइड करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्टर बोलता है सेम आपको सुनाई देता है, ठीक है। तो वो तो पहले रेज स्टेशन करेगा, तो बोलेगा कि ग्राउंड बोलेगा, या फिर आपका नाम नाम तो उनको पता नहीं होता जो जनरली, तो बोलता है कि हाउ डू यू रीड, ठीक है। सिंपल 1 2 3 4 5 ऐसे बोलेगा, ठीक है। या सिंपली आपको ना ऐसे बोलता है कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्चर। इंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं होता कि वो लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर सॉरी वो एग्जाम स्टार्ट कर रहा है तो वो कुछ भी बोल रहा है ना, या फिर कोई ऐसा स्टैंडर्ड है कि हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, या वो सिंपली बोलेगा यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्ट बोलेगा फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। तो जब जब उसने बोला ना, वो बोलेगा फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, हाउ डू यू रीड मी, है ना, हाउ डू यू रीड, आप बता रहे हो कि रीड यू 5, रीड यू 3, रीड यू 4, जैसा आपको सुनाई देता है, ठीक है, आप बोलते हो। उसके बाद वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि राइट योर रोल नंबर, या रोल नंबर हमें लिखना नहीं होता है, जनरली हमें सिग्नेचर करना होता है, और स्टार्ट टाइम लिखना होता है, वो स्टार्ट टाइम बताएगा, ठीक है। जैसे स्टार्ट टाइम आपको बोल दिया ना, अब आपको पेपर स्टार्ट करना है, वो आपको बताएगा नहीं कि पेपर स्टार्ट करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, आप स्टार्ट करो। जब स्टार्ट टाइम उसने बता दिया, आप क्वेश्चन पिक करो, यू कैन स्टार्ट द पेपर्स, ठीक है। आपको उससे परमिशन लेने की रेट नहीं है। जैसे उसने टाइम बता दिया, आप स्टार्ट करो। आप अपने साथ वॉच लेके जाओ, डिजिटल मत लेके जाओ, ठीक है, नहीं तो डिजिटल वाले तो हटवा देंगे। तो आप सिंपल सा वॉच लेके जाओ, जैसे वो स्टार्ट टाइम बोलेगा तो आप देखो वॉच पे, और वो टाइम बोलेगा कि स्टार्ट टाइम 1750 या 1730, जो भी बोलता है आप उसको नोट डाउन करते हो। स्टार्ट टाइम एंड टाइम लिखना होता है हमारे पेपर शीट, आंसर शीट पे, ठीक है। तो बेसिकली वो हम लिखते हैं, उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। कैसे बोलते हैं, सिंपल बेसिकली अगर हम देखते हैं तो बोलते हैं ट्रांसमिटिंग क्वेश्चन नंबर 1, या ट्रांसमिटिंग क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, 1 अल्फा है 1 ब्रावो है, तो ट्रांसमिटिंग क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा क्वेश्चन रहता है, सर्कमस्टेंसेस रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉल ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं सारी चीजें बताऊंगा, अभी बेसिक बेसिक कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने सिंपली लिखा है कि हम आरटी सिंथेटिक सर्किट्स यूज करते हैं,
फोनेटिक्स, अल्फाबेटिक्स, जनरल प्रोसीजर्स, देन उसको बेसिस हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, आपको समझ में आ जाता है कि जितने भी हमारे पास सिचुएशंस है, जैसे ट्रैफिक से रिलेटेड, मेट्रोलॉजिकल से, वेदर से रिलेटेड, पोजीशन रिपोर्ट्स, डिस्ट्रेस, सेफ्टी, ठीक है, एंड टाइम, टाइम के बारे में डिफाइन कर दिया, 25 मिनट्स का टाइम होता है, इस 25 मिनट्स में आपको पेपर कवर करना होता है। जैसे ही टाइम ओवर होता है वो बोल देता है कि टाइम इज ओवर, है। अब वो आपको टीचर भी इन्फॉर्म भी कर रहा होता है कि 10 मिनट्स लेफ्ट या 20 मिनट्स लेफ्ट, ऐसे बोलेगा, या बोलेगा कि 5 मिनट्स ओवर, ऐसे वो बताता रहता है ना। टीचर का वो उसके पास रहता है कि उसको बताना है, क्योंकि उसको पता होता है कि each स्टूडेंट हैव नॉट वॉच ना, वो आपको इन्फॉर्म भी करेगा अगर आप डिले करोगे तो, ताकि आप जल्दी से प्रोसीड करके आंसर शीट करो। एग्जामिनर बहुत ही पेशेंस लेवल के होते हैं, वो एकदम वेट करते हैं अच्छे से कि आप क्वेश्चंस कंप्लीट करो, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं पेपर में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको क्या करते हैं, घुमाते हैं। आप जैसे डीएमई छोड़ते हो, रेडियल छोड़ते हो इन्फॉर्म करना, तो वो इन्फॉर्म करेंगे, आपको पूछेंगे, ठीक है, व्हाट अबाउट द रेडियल, देन वो मेंशन भी करेगा कि टेल मी या ट्रांसमिट द रेडियल फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, वो बोलेगा, तो वो ट्रांसमिट करेगा, देन आपको बता रहे हो कि रेडियली कुछ भी मिस करोगे ना तो जस्ट दे विल इंस्ट्रक्ट यू, ठीक है, जस्ट इंस्ट्रक्ट करता है, आप उसको फॉलो करो। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 आप फॉलो कर लेते हो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आप फॉलो करते हो, क्वेश्चन नंबर 3 पे जैसे आते हो ना, तो टीचर आपके साथ बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, आपको पास, उसका मन हो जाता है कि अभी इसको पास करना है, इफ यू ट्रांसमिट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी एक्यूरेट। अगर आप बहुत अच्छे से ट्रांसमिट कर देते हो ना, तो क्योंकि यू कैन कैरी फ्रॉम ईयर 18 मार्क्स, सिंपल है, उसको पता है कि अगर आपने कुछ फ्रेजोलॉजी में मिस्टेक नहीं किया होगा तो 18 मार्क्स इजी दे देगा। ठीक है, तो वो उसको समझ में आ जाता है कि अभी मेरे को इस स्टूडेंट्स को पास ही करना है, तो बहुत वो इजी हो जाते हैं आपके सामने, ज्यादा घुमाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, आप सॉल्व करो, देन दे विल इंस्ट्रक्ट, गाइड भी करते हैं, ठीक है, आप उसको प्रोसीड करो, जस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस। तो थोड़े क्या होते हैं कि जब उनको पता होता है कि अभी स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया और उसके पास टाइम कम है, जैसे लेट्स से कि आपने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, आपने ठीक ही किया है 3 क्वेश्चंस, आपने टाइम लिया है, स्लो लिख रहे हो, बट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, यू कैन कैरी 60 मार्क्स, है ना, सिंपल है, या 50 मार्क्स यू कैन इजी टू कैरी, है ना, आप कैरी कर सकते हो। तो वो इंस्ट्रक्टर ना बहुत ईजी कर देगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसको ईजी कर देगा, तुरंत आपको गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देगा, क्योंकि वो उसको पता है कि यू हैव वेरी लेस टाइम, है ना, आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में टाइम अप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत इजी कर देगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 5 सब आपके हाथ में है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, आप पूरा फुल मार्क्स कैरी कर सकते हो, तो आप इजी आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे भेज देगा, क्योंकि टीचर चाहता है कि आप 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 को इजी करेगा। तो मेरे इंस्ट्रक्शन ने क्या किया था, कोलकाता वाले में बता देता हूँ, कोलकाता वाले में जब मैंने दिया था तो मेरे पास उतना प्रैक्टिस नहीं था कोलकाता वाले में, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे था, उसने बोला था मेरे से 7 या 8 मिनट्स लेफ्ट थे मेरे पास थे, ठीक है, तो उसने डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन नंबर 4 पे भेजा था। क्वेश्चन नंबर 4 करके मैं डायरेक्ट, मेरे को लैंडिंग प्रोसीजर नहीं मांगा, क्योंकि आप चाहते हो जब आप लैंडिंग के टाइम पे हो तो वहां पे आपको कई तरह से लैंडिंग माना जा सकता है, अगर आईएफआर में हो तो इंस्ट्रूमेंट्स लैंडिंग कर सकते हो, वीएफआर फ्लाइट है तो विजुअल अप्रोच भी मांग सकता है, तो वो पूरा पूरा वो फ्रेज में मांग लिया अगर, ठीक है, अगर वो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलता है तो मैं पूरा वीएफआर का जो फ्रेज है ना लैंडिंग की, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करके हमें ट्रांसमिट करना पड़ेगा, तो दिस विल टेक टाइम, सिंपल है, और उसको पता है कि जब तक आप करोगे वो प्रोसीजर्स लिखोगे तब तक टाइम कवर हो जाएगा, तो उसने मेरे को बहुत सिंपली गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया, जब मैं टावर से लैंडिंग के लिए रिक्वेस्ट किया कि डिसेंड टू 50, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर डिसेंडिंग इतना, है ना, 50 फ्लाइट लेवल, तो उसने पे मेरे को गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया था, मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 पे भेज दिया था, ठीक है, तो दे विल इंस्ट्रक्ट यू, उसको पता है कि आपको कैसे हैंडल करना है, इफ दे वांट टू पास यू, है ना, और चाहता है कि पास करे तो वो करेगा। और अगर आपके पास क्वेश्चंस अच्छे नहीं हो रहे हैं, उसको पता है कि आप मार्क्स नहीं अच्छे कर पा रहे हो, तो वो बिल्कुल कुछ भी सपोर्ट नहीं करने वाला, तो उसको पता है कि फेल करना है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन पे जाने तक ही आपको जज कर लेता है एग्जामिनर कि आपको पास करना है या फेल करना है, सिंपल। तो ओरल मार्क्स मैंने आपको बता दिया कि ओरल में या हमारा जो इंटरव्यू होता है उसमें 50-50 मार्क्स है, डब्ल्यूपीसी के पास 50 मार्क्स है, देन डीसी के पास 50 मार्क्स है, हमें 20-25 मार्क्स कैरी करना है, देन इजी यू कैन पास, ठीक है। रेगुलेशंस के सिलेबस होते हैं, अब आपको पूरे सिलेबस देख लेना है कि जो भी सिलेबस है यहाँ पे इनर डिफाइंड क्यू कोड्स हो गए,
अनेक्स हो गए, एब्रिवेशंस हो गए, ठीक है। मोबाइल सर्विसेज बहुत सारी चीजें हैं, इकाओ अनेक्सेस हैं, तो हमने उसको भी बहुत बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि क्या हमारे पास सिलेबस है, ओम वॉट्स, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल की चीजें भी हमसे पूछ लेते हैं, तो वो भी मेंशन कर दिया है। बाकी नाइट फ्रीक्वेंसीज, स्कीप डिस्टेंस, फेडिंग, ग्राउंड शैडोज, इफेक्ट कम्युनिकेशंस, है ना। तो जैसे कि अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का हो गया, मीन्स रेडियो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस हो गए, रेडियो से रिलेटेड मीन्स हमें वीओआर पूछ रहे हैं, आईएलएस पूछ रहे हैं, डीएमई पूछ रहे हैं, वासी क्या होता है, व्हाट इज द वासी वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ वासी, प्रिंसिपल ऑफ वेदर रडार्स, ये सब पूछ रहे हैं। बेसिकली हमें रेगुलेशंस में क्या पूछेंगे, डीजीसीए से रिलेटेड पूछेंगे, इकाओ से पूछेंगे कि व्हाट इज द इकाओ, एक्सप्लेन द इकाओ, व्हाट इज द नोटैम, व्हाट इज मेटार, व्हाट इज पीबीआई, प्री फ्लाइट बुलेटिन, पीआई भी पूछते हैं, ठीक है। नोटैम की सीरीज के बारे में पूछते हैं कि नोटैम सीरीज जी क्या होता है, व्हाट इज नोटैम सीरीज जी, व्हेन दे विल इशू, मतलब हु विल इशू, है ना। तो नोटैम जी केवल दिल्ली से इशू होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास रेगुलेशंस में भी है, डीजीसीए के बारे में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और अब एएमई से हो तो आपसे सिंपली वो उनका बेसिक क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन की वो पूछेंगे एएमई से हो, किस बैकग्राउंड से हो, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड वो क्वेश्चन करते हैं। अगर आप बताते हो कि आई एम फ्रॉम द पायलट स्टूडेंट या आई एम पायलट स्टूडेंट, तो वो पूछेंगे अच्छे वाले क्वेश्चन, तो बेसिक पे नहीं आते। और अगर आप बता देते हो कि सर बैकग्राउंड, वो पूछते हैं एक्सप्लेन योर बैकग्राउंड, फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही होता है, डीसीए वाला भी और डब्ल्यूपीसी वाला भी। आप सिंपली बताओ कि मैं यहाँ से हूँ या स्टडी कर रहा हूँ या वर्किंग हूँ, सिंपल है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप बोलते हो, जिसमें कंफर्टेबल हो, डिपेंड्स ऑन द टीचर मेंटालिटी। मैं बहुत बेसिक बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग थियोरेटिकल पे आ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, डिपेंड्स ऑन टीचर, है ना। अगर वो टीचर आपका इंस्ट्रक्टर जो भी है या एग्जामिनर जैसा भी है, अगर वो हिंदी में भी कम्युनिकेट कर रहा है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इन इंग्लिश, है ना, देन ओनली टॉक इन इंग्लिश। और अगर आप मिक्स भी करते हो ना तो कोई इशू नहीं, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना बहुत कैजुअल होती हैं, ठीक है, तो वहां पे हम ट्रांसलेशन नहीं दे सकते, पूरा इंग्लिश में बोल भी नहीं सकते, कुछ चीजें ऐसी होती है, तो वहां पे यू कैन यूज हिंदी इफ टीचर यूज, है ना। अगर टीचर हमारा ऐसा है हिंदी में बोल रहा है तो ठीक है। जैसे कि मैं कोलकाता में गया, तो कोलकाता का इंटरव्यूअर था, तो वो हिंदी में भी बोलते थे, कुछ इंग्लिश में बोलते थे, ठीक है। तो वहां पे इजी था, कोई इशू नहीं था। दिल्ली में गया, दिल्ली में दोनों ही क्या थे, बहुत एजेड इंस्ट्रक्टर थे, तो उन वो बहुत कैजुअल थे, बहुत ही ज्यादा कैजुअल थे इंस्ट्रक्टर, इंटरव्यूअर जो चाहे डब्ल्यूपीसी का था या डीसीए का था, सिंपली टॉक कर रहे थे एकदम हिंदी में, एकदम जैसे आप सिंपली बात करते हो ना हिंदी में, सेम बात कर रहे थे। उनको इंग्लिश से कुछ भी लेना देना नहीं था, एक भी शब्द नहीं। अब जो वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे पूछेगा कि वेदर रडार क्या, तो सिंपल मेरे से क्या पूछ रहा है, वो पूछ सकता था कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेदर रडार, बट उसने क्या पूछा, उसने बोला कि वेदर रडार क्या होता है, हमें एक्सप्लेन करिए, ऐसे बोला, ठीक है। तो बहुत सिंपल वो बोल रहा है, जैसे कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, देन आप डेफिनेशन पढ़ के जा रहे हो, आप हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे अच्छे की पॉइंट्स पढ़ के गए हो, जस्ट यू कैन एक्सप्लेन इजी इन वर्ड्स, है ना। तो आप बता दो सिंपल। तो डिपेंड्स ऑन टीचर मेंटालिटी, है ना, कि अगर टीचर आपका कैसा है, इंस्ट्रक्टर कैसा है, उसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन करो। क्लियर है सबको? यस सर। एक मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया ना, वो क्लास में नहीं आए हैं। जस्ट आई चेक। ऑन है सर। ओके, थैंक यू। तो डिपेंड्स ऑन, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कैसे हमें करना है, कैसे टैकल करना है इंटरव्यूअर को, है ना। हमारे अपने पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं समझने के लिए। फर्स्ट जो टॉपिक आता है ना हमें आरटी में समझने के लिए, हम लोग बहुत बेसिक से समझ रहे हैं, इसलिए हम पहले अप्सरा बताएंगे आपको, अप्सरा होता क्या है। फर्स्ट इज अप्सरा, व्हाट इज द अप्सरा, देन अप्सरा के बाद एफआईआर पे आएंगे, बहुत बेसिक बेसिक है, फिर मैं आपको मैप से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा। तो आप देखोगे ना यहाँ पे एक लाइन मैंने मेंशन किया है, ICAO has divided the world into non-overlapping 22 apsaras. What is apsaras? Aeronautical fixed service routing areas, ठीक है। Each apsara is assigned a separate identifying alphabet. An apsara consists of number of states in country. Some cases apsara in consisting only country or states. तो ये भी हमें ये सब समझने के लिए नहीं है, हम लोग बेसिकली समझ रहे हैं कि व्हाट इज द अप्सरा। तो इकाओ ने क्या किया है, जो पूरा वर्ल्ड है ना, उसको क्या डिफाइन किया है, 22 अप्सरा में डिफाइन किया है या डिवाइड किया है। ये 22 अप्सरा क्या है, रूटिंग एरियाज है, ठीक है। जैसे कि हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना कि ये वाली पूरी लाइन हमारी रेलवे लाइन होगी, ये एयर रूट्स होंगी, तो जस्ट उसी तरह से एयर रूट्स को डिफाइन किया गया है कि ये वाला एरिया
अल्फा में बोला जाएगा, ये वाला एरिया चार्ली में बोला जाएगा, ठीक है। जैसे हमने डिफाइन कर दिया घर के कुछ एरिया डिफाइन किया, जैसे हमारे प्लॉट्स के भी नंबर होते हैं, सेम उसी तरह से हमने पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया, 22 रूटिंग एरियाज में डिफाइन कर दिया। तो किसने डिफाइन किया, इकाओ ने डिफाइन किया। और उन पूरे एरियाज को हम क्या बोलते हैं, अप्सरा बोलते हैं। तो सबके लिए एक अप्सरा लेटर डिफाइन किया गया, 22 जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट है 26 उन्हीं में से यूज किया गया है। तो अब जैसे आपको पहला क्वेश्चन आएगा कि सर हमारा इंडिया किस अप्सरा में आता है, डिफाइंड है ना, पूरा एरिया पूरा वर्ल्ड डिफाइंड है। तो आप देखोगे फिर मैंने ये आरटी का जो भी आपका आर्केबली बुक है उससे मैंने ये क्रॉप करके इसको लगाया है पीडीएफ। तो आप देखोगे जो आएगा आपका इंडिया यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इंडिया का एरिया जो देखोगे तो यहाँ पे आएगा लेटर वी, ठीक है, विक्टर। तो जो इंडिया है ना, पूरा इंडिया ये हमारा वी में आता है, ठीक है। जो आप इसका कोड होगा ना, जब इसका इंडिकेशन से आएगा, इंडिया के जितने भी डेजिग्नेशन होंगे, जितने भी डेस्टिनेशन हैं, सबका स्टार्टिंग लेटर यही होगा, वी। तो आप देखोगे ना, वी आई डी पी होता है, वी आई एल के होता है, वी ओ डबल बी होता है, वी ओ एम एम होता है। तो समझ में आ गया ना कि इंडिया आता है हमारा या लाई करता है वी अप्सरा कोड में। इसीलिए इंडिया में जितने भी डेस्टिनेशन होंगे सब वी से स्टार्ट होंगे। और इंडिया ही नहीं, अब बहुत सारी चीजें देखोगे, ये पूरा एरिया है। और यहाँ पे ये जूलू को डिफाइन किया है, जेड अप्सरा को, यहाँ पे टी को, एल को, यू को, पी को, आर को। बट हमें इन सबसे मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है वी से, अपने कंट्री से, ठीक है। इंटरनेशनल फ्लाइट वाला भी देखेंगे कि वो उसकी एंट्री कैसे होती है और हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें क्या अप्सरा कोड उनका कैसे यूज करना होगा, कैसे नहीं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। बट अभी हमें बेसिकली समझना है कि हमारा इंडिया लाई होता है अप्सरा कोड वी में। तो हमारा कुछ भी कोई भी आइडेंटिफिकेशन होगा किसी भी डेस्टिनेशन का, किसी भी प्लेस का, तो वो पहला लेटर हमारा क्या होगा, अप्सरा कोड होगा। तो इसलिए द फॉर्मेशन, अब हमें समझना है किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन या लोकेशन का नोमेनक्लेचर कैसा होगा। तो नोमेनक्लेचर करने से पहले हमने क्या बोला कि फर्स्ट अल्फाबेट विल बी अप्सरा कोड। तो फर्स्ट, जैसे कि मैंने बोला लखनऊ, लखनऊ का फर्स्ट अल्फाबेट क्या हो जाएगा, वी, क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा अप्सरा होगा, ये सबके लिए सेम रहेगा किसी भी कंट्री के लिए। तो हमारा इंडिया है, तो इंडिया के लिए अप्सरा कोड वी है, तो वी हमने लिखा। सेकेंड अल्फाबेट आइडेंटिफाई, ठीक है, स्टेट या कंट्री, ठीक है। तो स्टेट कंट्री, हम अपना जो इंडिया है ना, इंडिया को एफआईआर बाउंड्री में डिवाइड किया गया है। अब मैं एफआईआर पे आ जाता हूँ, जिसको बोलते हैं फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, ठीक है। तो इंडिया को 5 एफआईआर में डिवाइड किया गया है, वो 5 एफआईआर आप समझ लो। तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमारा कोड डिफाइंड होता है किसी भी लोकेशन का, किसी भी डेस्टिनेशन का या पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है। तो हमारा इंडिया 5 एफआईआर में डिवाइड है, ठीक है। और एक जो हमारा एफआईआर होता है ना, मतलब मेजर 4 एफआईआर होते हैं, 5 वाला क्या होता है, जो नंबर 5 एफआईआर है, वो लाइक सब रीजनल ऑफिस है, एक तरह से आप समझ रहे हो। तो हमारा इंडिया 5 एफआईआर बाउंड्री में डिफाइंड है। अब 5 एफआईआर क्या होती है, एफआईआर होता है फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन। अब फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन आपको समझ लेना है। फर्स्ट जो हमारा फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन, आप देखोगे ऐसे जनरली कोई फर्स्ट या प्रायोरिटी नहीं है, जस्ट आप देख लोगे यहाँ पे बॉम्बे एफआईआर, कोलकाता एफआईआर, गुवाहाटी एफआईआर, दिल्ली एफआईआर, मद्रास एफआईआर, ठीक है। तो ये पूरे एफआईआर हो गए हमारे पास। हर एक एफआईआर का इंडिया ने कोड दिया है, उस कोड को समझना है। बॉम्बे एफआईआर में जितने भी प्लेस होंगे, जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स होंगे, उनका लेटर अल्फा आएगा, ठीक है। कोलकाता एफआईआर में जितने भी होंगे ई आएगा, गुवाहाटी से रिलेटेड जितने होंगे ई ही आएगा। तो आप समझ रहे हो ना, दो हमारा ई है, मीन्स हमारा जो गुवाहाटी एफआईआर है ये सब रीजनल है, ये मेजर एफआईआर नहीं है। तो मेजरली हमारे पास 4 एफआईआर है। जो गुवाहाटी एफआईआर होता है वो सब रीजनल एफआईआर होता है, सिंपल। दिल्ली एफआईआर के लिए आई होता है, और मद्रास एफआईआर के लिए, जिसे हम चेन्नई एफआईआर बोलते हैं। अब पहले मद्रास बोलते थे, हमारी ये जो बुक थी आरटी वाली वो बहुत पुरानी थी ना, इसलिए वहां पे मद्रास लिखा है, ठीक है। तो अभी मद्रास को चेन्नई बोलते हैं, तो चेन्नई एफआईआर बोलते हैं, जिसको ओ से इंडिकेट किया जाता है। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, बाकी सेम है। तो आपको समझ में आया कि बॉम्बे एफआईआर में कोई भी लोकेशन आती है देन ए में आएगा, कलकत्ता एफआईआर ई, गुवाहाटी एफआईआर ई, दिल्ली एफआईआर आई, मद्रास एफआईआर ओ। अब आपको डेजिग्नेशन समझना है कि हमें कैसे उनको आइडेंटिफाई करने हैं, किसी भी डेस्टिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ लखनऊ को आइडेंटिफाई करना है, तो हमारा रूल क्या था, रूल्स आप देखो, रूल्स ये था कि फर्स्ट लेटर हमारा अप्सरा होगा, सेकेंड लेटर हमारी कंट्री या स्टेट का जो भी एफआईआर बाउंड्री होगी उससे डिफाइंड होगी, थर्ड एंड फोर्थ लेटर हमारा प्लेस
या जो स्टेशन है उसका कोड होगा। तो मैं दिल्ली को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली हमारा आता है IFIR में, दिल्ली FIR। तो दिल्ली FIR का इंडिकेशन होता है आई, ठीक है। तो पहला लेटर हमारा V हो जाएगा जो अप्सरा कोड है। दूसरा लेटर क्या होनी चाहिए, FIR का कोड होना चाहिए। FIR होता है आई, तो दिल्ली का आई हो गया, ठीक है। अब दिल्ली जो हमारा प्लेस है ना, उसका जो डेजिग्नेशन होता है या जो इंडिकेटर है, ठीक है, डेजिग्नेशन इंडिकेटर या डेस्टिनेशन इंडिकेटर, हम डेजिग्नेशन बोलेंगे। डेजिग्नेशन इंडिकेटर जो भी होता है वो DP होता है, हम DPN भी बोल सकते हैं, डेल्टा पापा नंबर, जिसको DPN बोलते हैं। तो DP हम यूज करेंगे, केवल DP, 2 लेटर। तो दिल्ली का हो गया VIDP। जैसे लखनऊ का डेजिग्नेशन इंडिकेटर होता है LKO। तो लखनऊ को हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, ये भी दिल्ली में ही आता है, मतलब दिल्ली FIR में आता है, तो सेम आ जाएगा ना। आप बोलो, आप सिंपली बताओ कि सर V होगा फर्स्ट, देन आई, FIR हमने बता दिया, उसके बाद लखनऊ का LK। केवल 2 लेटर हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो VILK, लखनऊ का ये होता है डेजिग्नेशन इंडिकेटर। इस तरह से अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। सिंपली हम लोग मैप में जब आएंगे तो आप देखो किसी भी लोकेशन का, जैसे कि हमने आ गया नागपुर में। तो नागपुर में क्या लिखेगा सिंपली, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ऐसे सिंपल इंडिकेशंस नहीं दिखेंगे। VIDP या नागपुर का ऐसे लिख नहीं रहा है ना, VONG या ऐसे VANG ऐसे लिख रहा है क्या, या NP लिख रहा है क्या, नहीं लिखेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंडिकेटर है ना, ये हमारा VOR है, ठीक है। तो VOR का इंडिकेशन हम लोग ऐसे नहीं करते, या हम ऐसे नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा दिल्ली का हो गया VIDP, तो हम VIDP नहीं लिखेंगे। VOR का जो इंडिकेशन होता है वो 3 लेटर कोड होता है। तो जैसे मैंने बताया ना DPN, तो ये VOR कोड है, ठीक है। तो दिल्ली के जब जब भी देखोगे यहाँ पे दिल्ली FIR पे आ जाओ, या दिल्ली पे हम स्टेशन पे आ जाते हैं, तो आप देखो दिल्ली, दिल्ली पे क्या लिखा, DPN। ये इसका VOR कोड है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, VOR है। VOR का इंडिकेशन क्या होता है, पेंटागन होता है, सिंपल। VOR को हम कैसे समझते हैं, पेंटागन, मतलब जो भी एयरपोर्ट्स होंगे अगर उनके पास VOR है, जस्ट एयरपोर्ट के बाद VOR होगा ना, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पेंटागन। पेंटागन उसका सिंबल होगा, पेंटागन से आप समझ जाओगे वहां पे VOR है, ठीक है। और VOR का इंडिकेशन क्या होती है, 3 लेटर होंगे, 3 अल्फाबेट होंगे, DPN। तो दिल्ली का क्या होता है, VOR कोड DPN होता है। जैसे लखनऊ का क्या होता है, मैंने आपको बताया LKO। तो आप लखनऊ में देखो तो सिंपली LKN आ जाएगा। यहाँ पे LKO बोलते हैं, यहाँ पे LKN दिया है। मतलब एक्चुअल में थोड़ा चेंजेस भी रहते हैं। अब जैसे मुंबई पे आ जाओ, मुंबई में BBB होता है इसका VOR कोड, तो BBB। अब अगर हम इसका अप्सरा कोड के बारे में बात करें तो ऐसे आ जाएगा, VABB। अब A क्यों लिखा, क्योंकि मुंबई FIR A में आता है, ठीक है। तो A लिखा। V हम आप समझ गए कि सर V इज द अप्सरा, A इज द FIR, और BB, व्हाट इज द BB, तो ये उस एयरपोर्ट का इंडिकेटर हो गया, तो BB। तो मुंबई का क्या हो जाएगा, VABB, ये हमारा डेजिग्नेशन इंडिकेटर हो गया। तो सिंपली ऐसी जितने भी प्लेस हैं, जितनी, अब आप समझ गए ना कि बेसिकली सर इंडिया को 5 FIR में डिवाइडेड किया गया है, और जितने भी वहां पे लेटर्स होंगे, जितने भी प्लेस होंगे, स्टेशन होंगे, सबके अपने पास ऐसा डेजिग्नेशन इंडिकेटर होगा, सबका होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, बहुत सारी डेजिग्नेशन इंडिकेटर ऐसी है ना जो थोड़े डिफरेंट है, कंफ्यूजिंग है। तो हम सबका डेजिग्नेशन इंडिकेटर बस 1-2 बार पढ़ते हैं। बाकी मोस्टली हम लोग का क्या होता है कि जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करोगे ना, सबका डेजिग्नेशन इंडिकेटर याद हो जाता है, लर्न हो जाएगा अपने आप, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। तो हमें ईच एंड एवरी स्टेशन का डेजिग्नेशन इंडिकेटर लर्न नहीं करना है। मैंने एक भी बार नहीं किया, इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं करना है, ठीक है। कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर नंबर ऑफ पेपर्स आप ज्यादा सॉल्व करोगे तो सबका डेजिग्नेशन इंडिकेटर्स आपको ध्यान में आ जाएगा कि VADP किसका है या VIDP किसका है, ठीक है। सबका समझ होगा, VOMM किसका है, किसका नाम है VOMM। जैसे सिंपली पेपर में लिखा रहेगा VOMM, तो ये आपको समझना पड़ेगा ना VOMM किसका है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हमारा फ्लाइट प्लान, सिंपली जो हमारा पेपर होता है पार्ट 1 का, उसमें हमारे पास फ्लाइट प्लान होती है, ठीक है। फ्लाइट प्लान में सब कुछ होगा, जैसे एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन होंगे, इसमें 13 डेटा होती है फ्लाइट प्लान में। हर एक फ्लाइट प्लान में 13 डेटा होती है। हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 13 डेटा होती है फ्लाइट प्लान में, ठीक है। वो जनरली कैसे दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रैक्टिस सेट में मैं थोड़ा आ जाता हूँ। एक सिंपल कोई फ्लाइट प्लान में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लाइट प्लान इसका,
तो सिंपली ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, डिजाइन वगैरह आना उनके ऊपर है। तो आपका एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन, फ्लाइट लेवल, ये कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, ये सबका अपना माइंडसेट है, या पेपर का माइंडसेट है, कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता, बट जनरली ऐसे ही होता है। बट ये फ्लाइट लेवल थोड़ा यहाँ पे कहीं होता है, ठीक है, या यहाँ पे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मतलब ये नेम इधर उधर हो सकते हैं, बट बेसिकली ऐसे ही रहता है, मोस्टली आपको ऐसे मिलेगा। एयरक्राफ्ट टाइप आपका देखो यहाँ पे लिखा है ना, डीईपी, डीईपी VAAH, ठीक है। तो आपको समझना है ना कि व्हाट इज VAAH, एएच आपको समझना पड़ेगा ना, ये क्या चीज है। वी अभी मैंने आपको बताया तो आप समझ गए कि सर ये तो मुंबई है, और AH है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि सर अल्फा जो इसका IFR है, सॉरी FIR जो इसका है, FIR क्या है, अल्फा है, अल्फा मीन्स मुंबई FIR, मतलब ये जो जगह है या ये जो प्लेस है जिसके पास AH लिखा है, ये मुंबई FIR में ही लाई करता है, ठीक है। तो एक लॉजिक आपको समझ में आया ना इससे, कि मुंबई FIR में है तो कौन सा प्लेस हो सकता है, तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अल्टरनेट में इसने ये रखा है, वीबी भी रखा है, तो हमें थोड़ा समझ, जैसे वीबी हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या है, भावनगर है वैसे, ठीक है, एव क्या है हमारा, औरंगाबाद है। तो हमको समझना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसे हैं ताकि हम एक दो बार पढ़ लेते हैं, या सिंपली आप एक बार भी पढ़ोगे या पेपर सेट ही सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाता है कि डेजिग्नेशन इंडिकेटर क्या है। पेपर में नाम लिख के नहीं आएगा, इसलिए आपको समझना पड़ता है डेस्टिनेशन, या जो भी इंडिकेटर्स है आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। आपको वो जैसे कि VIPT, VIPT, ठीक है, VIPT लिखा ना। अब बहुत लोग इसे समझते हैं कि ये पटना है, बट ये पटना नहीं है, पटना आता ही नहीं है दिल्ली FIR में, तो बहुत लोग गलत करते हैं ये, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये पंतनगर है, VIPT, दिल्ली FIR में केवल पंतनगर आता है, पटना कोलकाता FIR में आता है। तो अगर पटना होता तो क्या होता है, ई रहता है ना यहाँ पे, तो आप समझ गए ना कंफ्यूजन, VPT होना चाहिए ना, ई होना चाहिए, क्योंकि कोलकाता FIR का जो इंडिकेशन है, डेजिग्नेशन इंडिकेटर, वो ई होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी हमारे पास डेस्टिनेशन ऐसे हैं, प्लेस ऐसे हैं, स्टेशन ऐसे हैं जिनमें हमारी कंफ्यूजन आती है, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें कंफ्यूजन आती है, ताकि एक सिंपली मैंने आपको फ्लाइट प्लान यहाँ पे दिखाया, ठीक है। और भी सारी डेटाज हैं, जैसे आप ये वाला देख रहे हो, ये वाला रूट्स आप देख रहे हो, द विस्की 139, जितने भी इंडियन रूट्स होती हैं या डोमेस्टिक रूट्स हैं, जितनी भी डोमेस्टिक रूट्स होंगे वो W से स्टार्ट होती हैं, विस्की से स्टार्ट होती हैं, W से। एन मीन्स नॉर्थ होता है, तो विस्की 13 नॉर्थ, ठीक है, नंबर नहीं पढ़ेंगे, नॉर्थ बोलेंगे क्योंकि वो डायरेक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। फ्लाइट रोल IFR, आई मीन्स IFR, वेग टर्बुलेंस मीडियम है, ठीक है। इक्विपमेंट ऐसे, टाइप ऐसे, ये भी बता दूंगा ये, और ये हमारा एयरक्राफ्ट टाइप A321 है। इन लोग का नीड होता है इक्विपमेंट में, क्या होता है, एस मीन्स हमारे पास जो ट्रांसपोंडर है, वो ट्रांसपोंडर भी डिफाइन होता है कि ट्रांसपोंडर ये है, ठीक है। ट्रांसपोंडर आप समझते हो बेसिकली, अगर नहीं समझते हो तो मैं आपको बता दूंगा क्यों नीड है ट्रांसपोंडर्स की, ठीक है। तो ये बेसिकल वेग से हमें कहाँ कहाँ पे नीड होगा, जैसे फ्लाइट रूल्स आई है, यहाँ पे भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं, तो मैंने यहाँ पे जो भी चीजें हैं मैंने मेंशन किया है जनरली, बट क्या हमें केवल इसी प्रैक्टिस से नहीं हो जाएगा, नहीं, ये एक स्टैंडर्ड है, जो भी मैंने इस नोट्स में रेडी किया है ये स्टैंडर्ड है, आप इसको बस स्टैंडर्ड के तरह से समझोगे। प्रैक्टिस सेट हमारे पास अलग है, ठीक है, जिसको मैंने सॉल्व किया है या उसको रेडी किया आप लोग के लिए, या सिंपली समझो मैंने अपने लिए ही रेडी किया था, बट आप लोगों को शेयर करूंगा जब क्लास ज्वाइन करोगे तो, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस सेट हमारे लिए अलग होगा, बट ये स्टैंडर्ड्स है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया ताकि आप बेसिक बेसिक चीजें बहुत अच्छे से समझ लो। अभी हम लोग फिर इनिशियल पे आ जाते हैं। तो हमने दो तीन पॉइंट आपको बताया, अप्सरा कोड के बारे में बताया, अप्सरा के बाद FAR के बारे में बताया, FAR 5 होती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कैसे किसी भी लोकेशन का या डेस्टिनेशन का, स्टेशन का हमारे पास उसका इंडिकेटर बनता है, वो मैंने आपको बेसिकली डिफाइन किया है, ठीक है। और भी सारी चीजें हैं, जैसे कि ये AFTN से रिलेटेड क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा, बट ये बहुत प्रो टाइप का है, अगर आपको बेसिकली नहीं पता है तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर मेरा डेमो लेने का कोई प्रॉफिट नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी लोकेशन है, मैंने आपको VOR डिफाइन ही कर दिया है, तो मैंने आपको बताया ना VOR 3 लेटर कोड्स होती है, तो आप देखोगे VOR रिप्रेजेंटेड बाय 3 कैपिटल लेटर्स, तो आपने देखा ना अभी ट्रिपल B होता था, मीन्स ब्रावो ब्रावो ब्रावो, मीन्स मुंबई है, दिल्ली का DPN है, डेल्टा पापा नवंबर, सेम लाइक अगरतला का AA है, अल्फा अल्फा टैंगो। तो VOR का सिंबल वैसे ही हम एब्रीवेट भी करते हैं, मीन सॉरी ट्रांसमिट भी वैसे ही करते हैं, एग्जैक्ट फ्रेज में ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है।
बट जो हमारे पास सिंपली सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होती हैं, अब वो सिग्निफिकेंस पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ, एनडीबी बता देता हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें। तो व्यवहार आपने समझ लिया, मैंने आपको जनरली व्यवहार बता दिया कि 3 लेटर्स कोड होती हैं और उनको सेम वैसे ही हम ट्रांसमिट करते हैं जो हमारा एग्जैक्ट फ्रेज है। तो हमने बताया जैसे डीपीएन था, तो डेल्टा पापा नवंबर ही बोलना है, डीपीएन नहीं बोलना है एग्जाम में, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट फ्रेज में हमें ट्रांसमिट करना है, बाकी ये सब अभी नहीं सब देखना है। अब आप समझ आ जाते हो एनडीबी, व्हाट इज द एनडीबी। तो एनडीबी हमारे पास 2 या 3 लेटर कोड हो सकता है, बट जनरली आपका जो मैप होगा उसमें एनडीबी 2 लेटर्स में ही डिफाइन होगी। तो एनडीबी क्या होती है, एनडीबी कैसे समझ में आएगा कि वो एनडीबी है, नॉन डायरेक्शनल बीकन। तो जैसे देखो यहाँ पे जितने भी ऐसे सर्कल वाले शेप होंगे ना, वो सब एनडीबी हैं, नॉन डायरेक्शनल बीकन। रिक्वायर्ड क्यों है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो वो हमारे थोड़ा रूटिंग एरिया पे आ जाएगा, ट्रांसमिशन पे आ जाएगा, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस पे आ जाएगा कि क्यों रिक्वायर्ड होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एयरक्राफ्ट किस लोकेशन पे है, उसका डिस्टेंस कैसे पता चलेगा। तो ये सब होनी चाहिए ना रूटिंग एरिया, तो वो मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। एनडीबी का, एनडीबी हमारा ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली। आप एमई स्टूडेंट्स हो तो आप लोग को बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स पता होगा। तो बेसिक बेसिक में आप सिंपली पढ़े होंगे कि एनडीबी हमारा ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होता है। और इसका जो एयरक्राफ्ट को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास लोकेशन क्या है, हमारे पास डिस्टेंस क्या है, ठीक है, तो वो एडीएफ होता है इनके पास। एडीएफ, एडीएफ हमारा जो होता है, एडीएफ हमारा एयरबोर्न इक्विपमेंट होता है। एडीएफ सिग्नल रिसीव करता है इनसे, एनडीबी से, ये ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट से, और अपने आप को ये डिफाइन करता है कि हमारा एयरक्राफ्ट किस जगह पे है, इस एनडीबी के रेस्पेक्ट में हमारा एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो ये बेसिक्स मैंने आपको बता दिया, बाकी मेरा ये पर्पज नहीं था यहाँ पे, हमको एनडीबी समझना है। तो एनडीबी पे आप समझ गए कि सर एनडीबी 2 लेटर्स कोड ही जनरली डिफाइन होगा। जितने पेपर्स होंगे आपके पास, जब भी देखोगे एनडीबी तो आपके पास 2 लेटर्स कोड ही होंगे। तो मैंने 2-3 मतलब 2 आपके चार्ट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन और आपको अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, ठीक है। तो ये हमने चार्ट नंबर 8 ओपन किया है। चार्ट नंबर 8 में भी आप जब देखोगे ना, तो यहाँ पे किशनगंज है, किशनगंज केजी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वीओआर को जस्ट फ्रेजोलॉजी में आपको ट्रांसमिट करना है, बट हमें एनडीबी को कैसे ट्रांसमिट करना है, एनडीबी को हम पूरा नाम पकड़ने वाले हैं, पूरे जो भी नेम है उसका। तो जैसे किशनगंज, एस्टिमेट किशनगंज, जैसे हम यहाँ पे हमारा फ्लाइट यहाँ पे है, ठीक है, और हम प्लेस या फिर हम पोजीशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, पोजीशन ट्रांसमिट करने को बोला है। तो जब हम एस्टिमेटिंग बोलते हैं ना, तो एस्टिमेटिंग में हम डायरेक्ट पूरा नेम बोलेंगे, एस्टिमेट किशनगंज, किशनगंज, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब कि एनडीबी को हम एज इट इज ट्रांसमिट करते हैं जो एक्चुअल नेम होता है। तो जैसे यहाँ पे के एच आर है, तो हमने बोला ना कि हमारे पास जनरली 2 लेटर मिलते हैं बट 3 लेटर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो 3 लेटर भी लिखा है, के एच आर। के एच आर का मीनिंग क्या है, कतियार, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अगर बोल रहे हैं एस्टिमेट कर रहे हैं या फिर एट कतियार पे, तो बोलेंगे पोजीशन एट कतियार, सिंपल। के एच आर नहीं बोलना है, या किलो होटल रोमियो नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने आपको व्यवहार समझा दिया एंड बेसिक सा आपको एनडीबी बता दिया। इसमें कोई डाउट हो तो अभी पूछो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। क्लियर है सबको, हेलो? क्लियर है, क्लियर है। ओके। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, एक नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है, मतलब जो मोस्ट मोस्ट टॉपिक्स हमें मैप में दिखते हैं, बस वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी जो और भी चीजें होंगी हम लोग बहुत ब्रीफ में या एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से देखेंगे, क्लास कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। तो ये बेसिक बेसिक आपको मैं समझा रहा हूँ, जो चीजें आपको समझ लेनी चाहिए, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो हमने व्यवहार देखा, एनडीबी देखा मैप में, मेजर चीजें जो है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिपोर्टिंग पॉइंट्स या सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं आगरा पे हूँ, ठीक है, या मैं कानपुर पे हूँ। तो कानपुर यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, ये वाला एरिया हमारा, ये मैप नंबर 1 है या रूट चार्ट 1 है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कानपुर, ठीक है। तो कानपुर आप देखोगे, यहाँ पे कानपुर के पास क्या है, एनडीबी है, सिंपल है। तो यहाँ पे हम कानपुर ही सिंपल बोलेंगे, एस्टिमेट कानपुर, किलो अल्फा नहीं बोलने वाले। अब हमें क्या पढ़ना है, डेजिग्नेशन पॉइंट देखना है, जहां पे हमें श्योर होता है रिपोर्ट करना होता है। जैसे हमारे एग्जाम में क्या लिखेगा, वो लिखेंगे यू रीच
यू रीच एट आइगोना, ऐसे लिखेगा आइगोना, यहाँ पे लिखा है ना आइगोना, यू रीच एट आइगोना, सिंपल, बस इतना ही पेपर में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है या क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा या 1 ब्रावो भी हो सकता है। तो हमें इस पे क्या करना है, सिंपली आपको पोजीशन रिपोर्ट शेयर करना है, सिंपल। अगर आपके फ्लाइट प्लान में कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपल है फ्लाइट प्लान, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जस्ट पोजीशन रिपोर्ट करना है, ठीक है। और आइगोना क्या है हमारे पास, ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट है। अब ये कैसे समझ में आया कि सर आइगोना इज अ मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट, तो वो ऐसे समझ में आता है कि जितने भी ट्राइंगल होंगे आपके, ब्लैक ट्राइंगल, जितने भी ब्लैक ट्राइंगल वाले होते हैं वो सब मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट है। तो आप कुछ भी ट्रांसमिट कर रहे हो, तो जब भी आप अपना लोकेशंस बताते हो, तो हमें कैसे पता चलता है, कैसे एटीसी को पता चलता है, आपको कैसे पता चलता है कि फ्लाइट 10 मिनट्स डिले है, ये कैसे पता चलता है, ऐसे हवाबाजी तो है नहीं ना। तो वो हमारा कैप्टन इन्फॉर्म करता है। एटीसी को कैसे पता चलेगा, इंस्ट्रूमेंट से नहीं पता चलता ये सारी चीजें कि कितना मिनट लगेगा अभी उसको, कैप्टन इन्फॉर्म करता है। वो कैसे पता चलता है, क्योंकि कैप्टन, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो फ्लाइट है वो हमारा नागपुर से जबलपुर जाने वाला है यहाँ पे, तो हमारा डिपार्चर टाइम था 1700 मीन्स 5 बजे, सिंपल 5 बजे, और हमारा रीच होने वाला था 1800 पे, ठीक है, 6 बजे पहुंचना था हमारी फ्लाइट को, बट हमारा 10 मिनट्स डिले हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा 10 मिनट्स डिले, अभी हमारी फ्लाइट रीच हो गई डेस्टिनेशन पे 1810, ये कैसे पता चलता है, ये पता इसलिए चलता है क्योंकि हमारा जो फ्लाइट यहाँ पे आएगा ना, सडप पे, सबअप पे, SABAP, ठीक है, तो हमारा कैप्टन यहाँ पे रिपोर्ट करता है। ये जितनी भी ट्रायंगल होते हैं ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट होती हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रीच होता है या एस्टिमेट होता है तो कैप्टन रिपोर्ट करता है कि वी आर एस्टिमेटिंग सबअब 1020, या अभी हम कब रीच कर रहे हैं, हम एस्टिमेट कर रहे थे 1730 पे, तो कैप्टन बोल रहा है एस्टिमेटिंग, मतलब वो पूरा फ्रेज के साथ फिर लास्ट में वो ऐड करेगा एस्टिमेटिंग सबअब 1020 या 1730, मीन्स हमें समझ में आया कि 1730 पे सबअब को एस्टिमेट कर रहा है, रीच होने वाला है सबअब को, या फिर वो बोलेगा कि क्रॉसिंग सबअब 1730, या पासिंग बोलेंगे, पासिंग भी बोल सकते हैं। तो वो सारी चीजें, क्रॉसिंग नहीं बोलेंगे, रूट क्रॉसिंग रहेगा तब क्रॉसिंग बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे क्रॉस सबअब 1730, मीन्स हम पास कर चुके हैं सब आपको। तो डिपेंड्स ऑन कैप्टन क्या ट्रांसमिट करता है, उसके बेसिस पे ही ये लोग अपडेट करते हैं, उससे बेसिस पे ही एटीसी को पता चलता है कि अभी कितना टाइम लगेगा, डिले कैसे हो रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन से आती है, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट से नहीं आता, ये जितना भी टाइम डिले होती है सब कैप्टन के पास होता है इन्फॉर्मेशन, और उनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो जितने भी ये आप देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा पूरे मैप में, जितने भी मैप्स है ना, हर जगह आपको देखने को मिलेगा सर ये पूरा भरे हुए हैं, है ना, ब्लैक ट्राइंगल्स। दैट इज द सिग्निफिकेंट पॉइंट, इसको सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बोलते हैं। इसी को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, देखो, सिग्निफिकेंट पॉइंट। अब ये सिग्निफिकेंट पॉइंट जितने भी है ना, सब 5 लेटर्स में होते हैं, जैसे मैं आपको बोला था ना आइगोना, आइगोना में काउंट करो, 5 लेटर्स है। सिग्निफिकेंट पॉइंट है 5 लेटर्स, और इसको ट्रांसमिट एज इट इज ही करना है, नेम के साथ में, जैसे मैंने एनडीबी को ट्रांसमिट किया सेम, इसको भी सेम पूरा पढ़ना है। आइगोना, जस्ट आइगोना से आइगोना, एस्टिमेट आइगोना 1020, टाइम के साथ में हम पोजीशन रिपोर्ट देते हैं या एस्टिमेटिंग देते हैं, तो हमने बोला एस्टिमेटिंग आइगोना 1090 या 1020, जो भी हमारा टाइमिंग है, ठीक है। तो सिंपल है, हम एज इट इज ही पढ़ेंगे, 5 लेटर कोड होगा, जितने भी होंगे हमारे पास ये रिपोर्टिंग पॉइंट्स, तो देखो सबके पास, जैसे यहाँ पे डुबॉक्स लिखा है, डुबॉक्स 5 लेटर कोड्स, ट्रोनी 5 लेटर कोड्स, सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट रिपोर्टिंग पॉइंट्स होती है। अगर हमारे पास ट्रायंगल ऐसे ही बना है, बस ऐसा है, डार्क नहीं है, ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे व्हाइट स्पेस है, सिंपल कहने का मीनिंग हो गया व्हाइट स्पेस है, यहाँ पे कोई भी फिल नहीं है, ब्लैक फिल नहीं है, सिंपल ट्रायंगल है, तो ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट रिपोर्टिंग पॉइंट होता है। थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूँ मैं ये, वन नॉन रिपोर्टिंग पॉइंट्स होता है, ये जनरली बुक में मिलता है, कुछ कुछ बुक्स में ही मिलता है। ये यहाँ पे जरूरी नहीं होता रिपोर्ट करना, इसको छोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पे रीच भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बट जितनी भी ट्रायंगल ब्लैक या डार्क ट्रायंगल है, सॉलिड ट्रायंगल है, वहां पे हमें क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा हम कहाँ पे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया, व्हाट इज द VOR, द फर्स्ट थिंग इज द अप्सरा कोड, देन IFR
देन VOR, देन सिग्निफिकेंट पॉइंट एंड NDVs। अब थोड़ा हम लोग मैप में आते हैं। मैप को समझाता हूँ कि VO आपका IFR डिफाइंड कैसे होता है, ठीक है, उसके कलर्स क्या है, कलर कोडिंग क्या है। तो जब आप देखोगे ये सेकेंड वाला मैप, इसमें थोड़ा सा ओपन स्पेस है। ये वाला हमारा फर्स्ट मैप है, तो ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, इसलिए इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिंपल ले रहा हूँ ताकि आपको इजी समझ में। यहाँ पे आपको सिंपल, आप देखोगे ना ग्रीन बाउंड्री दिख रही है ना यहाँ पे, सिंपल आप बोलोगे यस सर, यहाँ पे ये ग्रीन बाउंड्री पूरी है। मैं ग्रीन ही यूज कर लेता हूँ, आपको समझ में आता है सर, दैट इज द ग्रीन बाउंड्रीज। व्हाट इज दैट? दैट इज द FIR, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, ठीक है। ये FIR होता है। अब ये FIR क्या है? ये कोलकाता FIR है और ये यंगून FIR है, मतलब बैंकॉक है, बैंकॉक से फ्लाइट आ रही है, ये यंगून FIR है, ठीक है। जब हम क्या करें, ये पूरा अब इंटरनेशनल हो गया ना, इफ फ्लाइट का हमारा जो डिपार्चर स्टेशन है बैंकॉक है और ये हमारा कोलकाता FIR में एंट्री कर रहा है या इंडिया में आ रहा है, तो सिंपल है, यही से एंट्री करता है मोस्टली फ्लाइट। हमारा जो हमारे पास मैप है ना, जो गिवन है मैप है अपने पास, ठीक है, जो प्रैक्टिस के लिए मैप है, उन मैप में ना दो तीन पॉइंट है जहां से हमारे पास एंट्री है, जहां से हम लोग एंटर करते हैं। तो एक तो बैंकॉक वाला पूछता है, इंटरनेशनल वाला, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कोलकाता FIR बाउंड्री में आ रहे हैं, जैसे देखोगे यहाँ पे कोलकाता FIR है ना, कोलकाता FIR में आ रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे FIR रिपोर्ट्स, हमें FIR रिपोर्ट्स जब बोलता है एग्जाम में तो FIR रिपोर्ट करेंगे, बट हमारा FIR भी एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ब्लैक ट्रायंगल इज द मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट, FIR भी हमारा मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट है। इफ यू क्रॉस द FIR, ठीक है, अगर हम FIR को क्रॉस कर रहे हैं तो वो भी हमारा मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट है, बट हमारे पास कंट्री भी डिपेंड करती है, हम इंटरनेशनल फ्लाइट है हमारे पास, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? जैसे कि हम अभी देख रहे हो ना, पाकिस्तान में कितना बवाल चल रहा है, इधर इंडिया से पाकिस्तान को लेके कितना इशू है, ठीक है। तो उसने क्या किया अभी अपने सेफ्टी के लिए या फिर जो भी कर रहा होगा, ठीक है, उसने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया, एयर स्पेस क्लोज कर दिया। इंडियन एयरलाइंस फीस अपनी बढ़ा दिया, जितने भी मार्केट है बढ़ा दिया, क्योंकि उनको पूरा मूव करके जाना पड़ रहा है इंटरनेशनल, है ना, इनको इकोनॉमी का इशू होगा, फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसने अपना प्राइस भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी तो चल रही है। तो जैसे रिपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, तो हमने इन दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में एंटर कर रहे हैं या इंडिया में एंटर हो रहे हैं, तो हमें रिपोर्ट करना होगा पहले इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, कि वो इंडियन एयर स्पेस में एंट्री कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट एंट्रिंग इन इंडियन एयर स्पेस, सिंपल है, ये फ्रेज होता है उसका। तो हमारे पास जो कॉल है, एग्जैक्ट जो कॉल का फॉर्मेट है वो बताऊंगा, बट उसमें एक फ्रेज आएगा जो स्टैंडर्ड फ्रेज है, जो उसकी लाइन होती है वो आप बोलोगे, रिक्वेस्ट एंटरिंग इंडियन एरोस्पेस, ठीक है, और आप बोलोगे ऑथोरिटी नंबर यंकी अल्फा 123, ठीक है, ऑथोरिटी नंबर भी बताओगे कि हम हमारे पास ऑथोरिटी है, हम एंटर कर रहे हैं, बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते किसी भी कंट्री में। अब आपको ये चीज समझ में आ गई, तो हम किसी भी कंट्री में जाने वाले हैं तो वहां पे हमें उस कंट्री से रिक्वेस्ट या फिर हमारे पास क्लियरेंस चाहिए, दैट क्लियरेंस इज कॉल्ड ऑथोरिटी नंबर्स, कि वो उसने हमें क्लियरेंस दिया है अपने एयर स्पेस में एंटर करने के लिए, तो यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑथोरिटी नंबर चाहिए होता है। तो वो पूरा फॉर्मेट होता है कि हम किसी भी दूसरे कंट्री या अपने कंट्री में कोई भी एंटर हो रहा है, तो वहाँ पे क्या चाहिए, बट हमें किसी अदर कंट्री का नहीं पूछा जाता एग्जाम में, केवल अपने कंट्री का होता है, कि जैसे कि फ्लाइट हमारे पास बैंकॉक से आ रही है या बांग्लादेश से आ रही है या पाकिस्तान से आ रही है, इस तरह से रहता है हमारे पास, नेपाल से भी पूछता है, काठमांडू से फ्लाइट आ रही है तो कैसे रिपोर्ट करोगे। तो ये सब जो अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, उनका रिपोर्टिंग क्या होगा, वो हमारे पास एक अलग स्टैंडर्ड है, उसको भी हमें देखना है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक से आपको मैंने चीजें यहाँ पे डिफाइन की, आपको बेसिकली समझ में आता है कि जो ग्रीन कलर में जो भी बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड द FIR बाउंड्री, ठीक है। तो ये जो ग्रीन बाउंड्री है, ये हमें बैंकॉक से सेपरेट करता है, ठीक है, यंगून FIR से। बैंकॉक कहाँ पे आ रहा है, तो यंगून FIR में आ रहा है, तो यंगून FIR और कोलकाता FIR की ये बाउंड्री है, यहाँ से ये सेपरेशन होता है, ठीक है, इसलिए ये ब्लैक वाला आपको देखने को मिलेगा। सेम अपने इंडियन एयर स्पेस में देख लेते हैं। तो इंडियन एयर स्पेस में जब आपको समझ में आता है कि सर कोलकाता, दिल्ली, और जो फर्स्ट मैप है अपने पास, फर्स्ट मैप में आपको दिल्ली और मुंबई FIR मिलते हैं फर्स्ट मैप में, है ना, ये सिंपली आपको समझ जाओगे, और मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, जैसे सिंपल ऐसा अगर आप पढ़ना चाहते हो कि फर्स्ट मैप हमको जल्दी से हमें पता हो जाए कि फर्स्ट मैप में कौन से FIR होते हैं, सेकंड मैप में कौन से FIR होते हैं, क्या हमारे एग्जाम में
मैप सर्च करने में दिक्कत होती है, इशू होती है, बिल्कुल नहीं। 3 सेकंड नहीं लगेगा, आप मैप सर्च कर लोगे, 3 सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है। आपको मैप पता चल जाएगा कि मैप नंबर 7 लगेगा, मैप नंबर 6 लगेगा। डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस पे। ये सब हमें रटने का, मैंने बहुत सारे लोगों स्टूडेंट्स को देखा है, और मैंने सेल्फ स्टडी किया है। सिंपल है, मैंने किसी से आरटी नहीं लिया, मेरे पास इतना पैसे नहीं है, ठीक है, कि किसी का है बट कर नहीं सकते, अना डिपेंड्स ऑन, क्यों खर्चा करना है भाई। सारे पेपर्स खुद से ही पढ़ा, अभी मैं खुद इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं कैसे जा सकता, किस मुंह से जाऊंगा दूसरे से क्लास लेने, ठीक है। तो मैंने किसी से भी क्लास नहीं लिया, सेल्फ स्टडी किया, सेल्फ स्टडी से ही पेपर निकाला। बट मेरे स्टूडेंट, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, 25,000 26,000 इतने महंगे महंगे क्लासेस लिए, फिर भी मेरे पास कॉल करते और पूछते कि यार क्लैरिफिकेशन दो, कैसे तुमने किया, कैसे नहीं किया। तो डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव और माइंडसेट कि आप कितना समझते हो, और प्रैक्टिस। आपने क्लास तो लिया, प्रैक्टिस नहीं किया तो कैसे कर पाओगे, है ना। और कुछ भी पढ़ा रहे हैं यार क्लास में भी, मैं किसी का ऐसे किसी स्पेसिफिक को कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बट वो लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आपको इतना घुमा रहे हैं ना क्लास में, आपको लग रहा है कि नहीं हमें पेपर निकल जाएगा, पेपर निकल जाएगा। आप 4 अटेम्प्ट दे रहे हो, 5 अटेम्प्ट दे रहे हो, पेपर ही नहीं बन रहे लोगों से। स्पेसिफिक पढ़ाओ ना, जो एग्जाम में आता है बस आप वही पढ़ाओ, उसके अलावा कुछ ना पढ़ाओ। पेपर्स तो बन जाएंगे बच्चे से। सेल्फ स्टडी करके कितने बच्चे निकाल रहे हैं, बट ये लोग एकदम मार्केट को इतना हाई करके रखे हैं ना, इतना ज्यादा हाई करके रखे हैं, और लोगों को इतना फियर बना के रखे हैं ना आरटी का, कि नहीं आरटी बहुत बड़ा क्या है, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, ठीक है, उस तरह से बना के रखे हैं, बहुत ज्यादा फियर बना के रखे हैं, इसलिए मार्केट बहुत ज्यादा है आरटी का। और मैं वैसा बिल्कुल नहीं करने वाला क्लास के फीस को लेके, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ना, दिल्ली वाला, दिल्ली एफआईआर और हमारे पास मुंबई एफआईआर है। मुंबई एफआईआर, दिल्ली एफआईआर में हमारे पास एक ग्रीन बाउंड्री है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसको। तो ये वाला जो लाइन है, ये हमारा पास क्या है, ये हमारा एफआईआर बाउंड्री हो गया इसके लिए, ये वाला पूरा। तो आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, दिल्ली एफआईआर ना मुंबई एफआईआर, सिंपल है। तो इस साइड पूरा डाउन वाला एरिया पूरा मुंबई एफआईआर में आ गया, और अबव वाला एरिया पूरा दिल्ली एफआईआर में आ गया। तो दिल्ली एफआईआर में अब जितने भी हमारे पास हैं, वो हमारे पास आई के साथ इंडिकेट होंगे, जितने भी डेस्टिनेशंस होंगे। और हमारा इंडियन जो हमारे मुंबई एफआईआर में होगा, वो ए के साथ इंडिकेशन स्टार्ट होगा, या वी ए डीपी, या फिर ऐसे स्टार्ट होगा। तो डीपी तो होगा नहीं इसके साथ, ठीक है। जैसा नागपुर है तो वी ए एमपी आएगा नागपुर के लिए, ठीक है, इस तरह से। और हमारे पास अहमदाबाद है, अहमदाबाद, अहमदाबाद का ऐसे आता है वी ए, ठीक है। वी हमारा अप्सरा कोड हो गया, ए इज द एफआईआर, और अहमदाबाद के लिए ए, ठीक है, वी ए। और औरंगाबाद भी है नियर बाई, इधर ही आपको मिलता है ये औरंगाबाद। औरंगाबाद का कैसे होगा, तो वी ए, लास्ट वाले 2 लेटर्स ए यू, ये हमारा औरंगाबाद होगा। सिंपल है, तो आप समझ जाओगे। तो मोस्टली आपको समझ में आता है कि सर हम डेजिग्नेशन इंडिकेटर्स किसी का भी लिख सकते हैं, इजी लिख सकते हैं, बट कुछ में बस हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब ना आपको मैप में भी साइड में जब आप देखोगे ना, तो मैप में बहुत सारी चीजें आपको डिफाइंड है, जो मैं धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट आप आज के लिए जितना टाइम होगा, मैं उन मोस्टली चीजें मैं आपको बेसिकली चीजें बताने की ट्राई करूंगा। एफआईआर तो आपने ग्रीन देखा, ये सिटी है तो डैश डैश डैश। सिटी क्या है, जस्ट लाइक ए टावर ही होता है, ठीक है। जैसे टावर कंट्रोल है, सेम टावर कंट्रोल की तरह ही होगा। टीएम है, ये हमारा टर्मिनल मोमेंट एरिया रहेगा, ठीक है, या हम लोग कंट्रोल एरिया भी बोलते हैं। तो हमारे पास सीटीआर भी होगा, इसको भी देखेंगे, कंट्रोल जोन। एंड वीओआर एनडीपी से आपको मैंने बता दिया। डिस्टेंस एनएम में होता है, एनएम मीन्स नॉटिकल माइल, डीएमई में है, डीएमई भी लिख सकते हैं। तो 2 तरह से आता है। तो जब भी जैसे कि हम एक सिंपल बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग नॉटिकल माइल कोई भी लोकेशन है, जैसे कि हमारे पास एनडीबी है, एनडीबी के रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं डेस्टिनेशन या डिस्टेंस बता रहे हैं। और हमारे पास हो गया कोई भी सिग्निफिकेंट पॉइंट, इनके रेस्पेक्ट में जब भी डिस्टेंस आप बताते हो तो नॉटिकल माइल में बताते हो, एनएम में। और जब वीओआर के रेस्पेक्ट में अपना डिस्टेंस आप बताते हो किसी भी, भुवनेश्वर वीओआर, ठीक है। तो भुवनेश्वर वीओआर के रेस्पेक्ट में अगर आप अपना, तो वो किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे, डीएमई के रेस्पेक्ट में। क्या नंबर्स चेंज होगा, नहीं, नंबर सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो काकेट लिखा है और यहाँ पे वीवीएस लिखा है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे बहुत लाइट है, इस मैप में आ नहीं रहा है, ठीक है, बहुत लाइट है, यहाँ पे 7-1 है,
रेड कलर में लिखा होता है, रेड मार्क होता है आपके पेपर में 7-1, तो दैट इज द 7-1 इज डीएमई। तो क्या बोलेंगे, जैसे काकिड पे है, काकिड से हम पहुंच रहे हैं वीवीएस पे, तो हम बोलेंगे 7-1 डीएमई फ्रॉम वीवीएस या टू वीवीएस, टू वीवीएस बोलेंगे क्योंकि हम पहुंच रहे हैं, रीच कर रहे हैं। तो 7 डीएमई टू वीवीएस, मतलब 70 डीएमई या 7-1 डीएमई हम डिस्टेंस पे हैं वीवीएस से, या वीवीएस से हम दूर हैं, पैकेट के पास हैं, तो हम बोल रहे हैं 70 डीएमई फ्रॉम वीवीएस। तो हम किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, आप देख रहे हो ना कि सर हम वीओआर के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो वीओआर के रेस्पेक्ट में जब भी बताने वाले हैं हम क्या करेंगे, डीएमई यूज करेंगे। अब वीओआर के रेस्पेक्ट में नहीं बता रहे हैं तो हम नॉटिकल माइल यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या 7-1 और नॉटिकल माइल, डीएमई या नॉटिकल माइल, जो ये वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं, ये वर्ड चेंज होने की वजह से ये नंबर चेंज हो जाएंगे? नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम 7-1 ही यूज करेंगे, जस्ट वहां पे लिख देंगे डीएमई की जगह पे नॉटिकल माइल, सिंपल है, समझ रहे हो, ताकि हमें सेपरेशन समझ में आए, कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। इसलिए ये लोग नॉटिकल माइल और डीएमई का कॉन्सेप्ट चलता है कि हम कहाँ पे डीएमई बोलेंगे, कहाँ पे नॉटिकल माइल बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला आपको एक टॉपिक बताया। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एफआईसी। एफआईसी अभी आपके लिए वो बेसिक टॉपिक नहीं है, सिंपल सिंबल्स हमने आपको बताया, एरोड्रोम के लिए वीओआर मैंने आपको बताया कि हेक्सागोन होता है। अब कई तरह के नेविगेशन एरिया होती है, इन रूट होते हैं, टर्मिनल होंगे, अप्रोच होंगे, अराइवल होंगे, वीओआर फ्रीक्वेंसी, ये सिंपल है। एंड वीओआर डीएमई, अभी जितने एयरपोर्ट होते हैं ना सबके पास वीओआर डीएमई सब क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है, ये 3 लेटर कोड होता है, वीएचएफ कम्युनिकेशंस होती हैं। एनडीबी को मैंने आपको बता दिया राउंड शिप में होता है, इन रूट नेविगेशन के लिए होता है। जितने भी रूट नेविगेशन से कितनी दूरी पे है फ्लाइट, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो हमारा वीओआर है, वीओआर एक ये टर्मिनल एरिया के लिए है, जो एयरपोर्ट एरिया है बस उतनी, जैसे अप्रोच कर रहे हैं किसी भी एयरपोर्ट को, तो जस्ट इसका एक लिमिटेशन है कि ये एरिया है, इसी एरिया में ही आपका डिस्टेंस बताएगा। कि अब ये कैसे डिस्टेंस, वीओआर के पास डिस्टेंस तो है नहीं, वो तो नेविगेशन है ना, तो किस इसके साथ क्या है, डीएमई है, वीओआर के साथ डीएमई हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया है। तो वीओआर और डीएमई इसके रेस्पेक्ट में हमें पता चल रहा है कि हमारा एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस कितना है हमारे इस वीओआर से इस रेस्पेक्ट में। बट जितने भी टर्मिनल रूटिंग एरिया है, जितने भी रूट एरिया है, रूट में हमें कैसे पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस है, तो हर रूट में जितने भी रूट्स हैं, ग्राउंड एनडीबीज लगे हैं, ग्राउंड स्टेशन लगे हैं, और ग्राउंड स्टेशन क्या है, एनडीबी है। तो इन रूट नेविगेशन के लिए हमारी एनडीबी लगी होती है, ठीक है। तो जितने भी इन रूट्स हैं हमें कैसे डिस्टेंस पता चलता है, तो वो एनडीबी से पता चलता है। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, हमारे पास है ना एडीएफ, एडीएफ से डायरेक्शन फाइंडिंग होगी। तो वो दो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया, एनडीबी, इन रूट नेविगेशन एंड डायरेक्शन फाइंडिंग, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक है, अभी मैं बहुत सारी चीजें इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। एटीएस रूट में बेसिकली मैंने आपको बताया जितने भी ब्लैक कलर के होंगे ना, डार्क ब्लैक कलर, वो सब एटीएस रूट है। जैसे कि आप यहाँ पे रूटिंग एरिया में देखो, जितने भी देख रहे हो ना ब्लैक कलर में, जितने भी रूट्स एरिया होती है ना, रूट एरिया होती है, या जितने भी रूट है वो सब ब्लैक कलर में होंगे। तो कलर आपको मैंने बहुत मेजर मेजर चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एफआईआर बताया जो ग्रीन कलर में होता है, रूट आपका ब्लैक कलर में आएगा, आपका वीओआर का इंडिकेशन पेंटागोन है, एनडीबी का इंडिकेशन सर्कल है, ठीक है। ये बहुत बेसिक बेसिक हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और जितने भी डोमेस्टिक रूट होंगे सबका इंडिकेशन डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, विस्की से स्टार्ट होगा। तो वो सारी चीजें हैं। एटीएस रूट में मैंने आपको बताया रूट कोड्स। अब रूट जितने भी होते हैं ना वो सब नंबर से आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने रूट्स ले लिया विस्की 19er, 9 को नाइनर बोलते हैं, तो थोड़ा बेसिक बेसिक से एज इट इज ही बोलते हैं, जो इंग्लिश में हम लोग स्पेल कर रहे हैं वैसे ही हम लोग आरटी में भी स्पेल करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे 3 को 3 नहीं बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, TREE, ठीक है। और 9 को नाइनर बोलते हैं, बाकी सब सेम है। 1 को 1 ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1 विस्की, 1 नाइनर, नॉर्थ, अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ, साउथ है तो साउथ, ईस्ट है तो ईस्ट, वेस्ट है तो वेस्ट, ऐसे भी हो सकता है। डायरेक्शन के लिए यहाँ पे लेटर लिखेगा, अदरवाइज नहीं लिखेगा। ब्लैक सॉलिड लाइंस होती हैं, सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखो अल्फा 474, ये भी हमारा रूट होगा। गोल्फ 450 साउथ, सियरा नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को एज अ डायरेक्शन की तरह ही हम लेंगे। अब देखो टीएमए, जो हमारे टर्मिनल कंट्रोल एरिया होगा, हमने बोला, तो टर्मिनल कंट्रोल या मोमेंट एरिया जो भी है वो हमारी सॉलिड ब्लू लाइन में होती है। तो सॉलिड ब्लू लाइन, अब ये कैसे समझ में आ रहा है सर, तो ये ऐसे समझ में आएगा, यहाँ पे आप मैप देखो, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ।
दिल्ली का मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ दिल्ली से। तो दिल्ली में जब आप देखोगे तो देखो ये वाला जो लाइन है, यहाँ पे डॉट डॉट है, फिर यहाँ पे क्रॉस हो गया, ये वाला जो पूरी ब्लू लाइन हमने बनाई, ये दिल्ली का क्या है, मूवमेंट एरिया या कंट्रोल एरिया, इसको बोलते हैं टीएमए। ये पूरा दिल्ली टीएमए है, ठीक है। तो मोस्टली टीएमए में जब जब भी हम रहते हैं तो ये हमारा पूरा अपर फ्लाइट लेवल है। इसमें जब जब भी हमारा कम्युनिकेशन होता है तो मोस्टली किससे होता है, जब भी हम टीएमए में आते हैं तो टीएमए में जब भी रहते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन मोस्टली कंट्रोल से होता है। तो जब भी हम टीएमए में हैं तो हम या अपने स्टेशन से बाहर है। अभी इन स्टेशन की एक बाउंड्री है ना, एटीसी की एक बाउंड्री है। अब एटीसी की बाउंड्री कैसे समझ में आता है वो थोड़ा मैं बेसिक बेसिक आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे मुंबई में आप देखोगे कि सर यहाँ पे एक सर्कुलर है, ऐसे बाउंड्री है, और एक दूसरी बाउंड्री है, ठीक है। दो बाउंड्री हो गई। फर्स्ट बाउंड्री क्या है, फर्स्ट बाउंड्री आपका है एसएमसी। व्हाट इज द एसएमसी, एसएमसी भी बोलते हैं और इसको ही ग्राउंड बोलते हैं, GND, ग्राउंड। ये जो फर्स्ट सर्कल है ना, जो डैश सर्कल है, ये हमारा ग्राउंड कंट्रोल में आता है, ठीक है। एंड उसके बाद आएगा हमारा ये जो सेकेंड बाउंड्री है, ये हमारे पास आता है टावर में, ठीक है। तो हमको समझना है कि किसका रेस्पेक्ट कहाँ तक है। बस ग्राउंड का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ग्राउंड क्या है, एरोस्पेस नहीं है, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम ग्राउंड के कोई बाउंड्री नहीं दे रहे हैं, हमने डायरेक्ट क्या दे दिया, हमने अब ये ग्राउंड से 70 यहाँ पे मेंशन किया। तो जो हमारा फर्स्ट सर्कल है ये डिफाइन करेगा टावर, क्योंकि ग्राउंड की क्या होता है, कोई लेवल नहीं होता, फ्लाई लेवल नहीं होता, सब बिलो होता है। तो फ्लाई लेवल 7 से बिलो, मतलब आप फ्लाई लेवल यहाँ पे देख रहे हो ना, फ्लाई लेवल ऐसे लिखा है, फ्लाई लेवल ऐसे F70। F70 का मीनिंग क्या होगा, फ्लाई लेवल 7 से 0, 7 0 से बिलो जितने भी हैं, ये सब क्या हमारे आ रही हैं, ये हमारे सब 7 0 तक हमारी क्या आ रही है, फ्लाइट लेवल हमारे टावर तक आ रही है। इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा कंसिडरेशन चेंज हो जाएगा, एटीसी चेंज होगी। तो ग्राउंड से फ्लाइट लेवल 7 0 तक ये हमारा पूरा टावर है। बाकी ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे हम जब तक ग्राउंड पे हैं तब तक हम क्या कर रहे हैं, हमारा हमारे पास एसएमसी है, ग्राउंड से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कहीं ऐसे एटीसी हैं जिनके पास एसएमसी नहीं होता। बेसिक बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ एटीसी के बारे में। ऐसे मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ एटीसी के जो पार्ट्स हैं। जब एटीसी पे आओगे तो एटीसी पे 3 या 4 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा हमारे पास एसएमसी, एक होगा टावर, एक होगा अप्रोच, और एक होगा कंट्रोल, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, एसएमसी हो गया, टावर हो गया, अप्रोच हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, कई जगह ऐसे होगा जो कंट्रोल को हम एसीसी लिखते हैं ऐसे। तो कई जगह क्या होगा कि हमारे पास एसएमसी नहीं होता। जैसे लखनऊ है ना, यहाँ पे लखनऊ के पास ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड कंट्रोल नहीं है, ठीक है। टावर कंट्रोल है, अप्रोच कंट्रोल है, और अपने पास एसीसी है, मीन्स जो हमारा टर्मिनल कंट्रोल होता है वो है, ठीक है। तो टावर है, अप्रोच है, एसीसी है, ठीक, मीन्स जस्ट कंट्रोल बोलते हैं, टर्मिनल कंट्रोल। एसएमसी नहीं है, ग्राउंड नहीं है। तो जब ग्राउंड नहीं होता तो पूरा कॉल किसको जाता है, टावर को जाता है। तो जब तक ग्राउंड से रिलेटेड जितनी भी कम्युनिकेशन करोगे सब टावर से ही करोगे, ठीक है। और टावर की एक लिमिटेशन होती है कि फ्लाई लेवल 7 0 तक है या फ्लाई लेवल 5 0 तक है। तो ग्राउंड से फ्लाई लेवल 5 0 तक हम टावर से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हमारे पास ग्राउंड नहीं है, तो ग्राउंड है तब कैसे डिसाइड होगा कि कब हम टावर से कम्युनिकेट करेंगे, ये थोड़ा सा हमारे पास टेक्निक आ जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो हमने बेसिकली हम लोग ग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। अब बेसिक बेसिक मैं आपको एटीसी के बारे में डिफाइन करता हूँ कि हमारे पास एटीसी के पास क्या है। जैसे कि हमने मैप ओपन किया और हम लोग मुंबई को समझ रहे हैं, ठीक है। तो जब मुंबई पे आए तो हमने देखा कि मुंबई के पास कई सारे कंट्रोल है, एसएमसी है, ग्राउंड कंट्रोल है, और हर एक कंट्रोल के पास अपना फ्रीक्वेंसी होगा। तो एसएमसी के पास फ्रीक्वेंसी है, टावर के पास फ्रीक्वेंसी है, अप्रोच के पास है, कंट्रोल के पास है। ये डेटिस है, ये बताऊंगा वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए होती है, ये सब आपको बता दूंगा डेटिस एटिस क्या होता है। तो ये अभी आप छोड़ दो, बाकी आप समझ रहे हो, एसएमसी है, टावर है, अप्रोच है, कंट्रोल है। हमारे पास 4 कंट्रोल है एटीसी के पास में। एसएमसी है तो हम सिंपली हमें एसएमसी से कम्युनिकेट करेंगे जब तक ग्राउंड पे है। टावर, कब टावर से कम्युनिकेट करना है ये तो समझना पड़ेगा। और अगर हमारे पास एसएमसी है ही नहीं, ठीक है, तो कब हम एसएमसी से हम कब हम कैसे हमें समझ में आएगा कि एसएमसी नहीं है। जैसे लखनऊ पे आप आओगे ना तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, टावर, अप्रोच, कंट्रोल भी नहीं है लखनऊ के पास में।
तो लखनऊ के पास बस 2 ही एटीसी है, टावर है और अप्रोच है। तो बस टावर और अप्रोच की फ्लाइट लिमिटेशंस या फ्लाइट लेवल आपको डिफाइंड होगी। उसके बाद हम किससे कम्युनिकेट करेंगे, तो उससे बड़ा जो एटीसी होगा, उसके नियर बाई एटीसी होगा, जिसके पास कंट्रोल आता है, उससे हम कम्युनिकेट करेंगे। तो लखनऊ रेस्पेक्ट डिपेंड करता है कि हमारा फ्लाइट किस रूट पे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। जो भी नियरेस्ट एटीसी होगा और फ्लाइट लेवल जिस एटीसी के अंडर में आएगा, हम जैसे उससे कम्युनिकेट करेंगे। तो बहुत अभी हम उस लॉजिक पे या उस लेवल पे हम जा नहीं रहे, हम बहुत बेसिक बेसिक समझा रहे हैं आपको कि किसके पास टावर हो सकता है, किसी के पास टावर नहीं हो सकता है। तो जैसे आप लोगों ने एक बेसिक सा समझा होगा कि सर हमें नहीं समझ में आता है कि कब हम स्टार्टअप कॉल में बोलते हैं वेदर ऑप्टेंड। सुना है ऐसा कुछ, वेदर ऑप्टेंड ऐसे बोलते हैं ना, वेदर ऑप्टेंड, या फिर बोलते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन चार्ली, ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, हेलो। हाँ, वॉइस तो आ रही। ठीक है, ठीक। तो बट मैं एक स्क्रीन बेसिकली शेयर मैं नहीं आपको हो बता रहा हूँ, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, है ना। आपको अगर नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है। बट हम जब भी स्टार्टअप कॉल लेते हैं एटीसी से, जब भी एटीसी से स्टार्टअप कॉल लेते हैं ना, तो उसमें हमें वेदर मेंशन करना पड़ता है कि हमारे पास वेदर इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। बिना वेदर इन्फॉर्मेशन के हम कैसे जा सकते हैं? ठीक है। तो जिस एटीसी के पास में, जैसे हम लखनऊ पे हैं और हम स्टार्टअप कॉल ले रहे हैं, तो हमने आपको बताया ना कि एक स्पेसिफिक उसमें डेटा रहेगा। डेटा क्या रहेगा? वेदर का इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके स्टार्टअप कॉल में। तो अगर हमारे पास एटीसी के पास डेटिस है या एटिस है, जैसे यहाँ पे देखो ना, लिखा है यहाँ पे डेटिस। तो अगर आपके एटीसी के पास डेटिस है तो हम क्या बोलते हैं स्टार्टअप कॉल में? जब भी हम मतलब जो एग्जैक्ट उसका पोजीशन होगा उसी रेस्पेक्ट पे बोलेंगे हम वेदर ऑब्टेंड या इंफॉर्मेशन चार्ली। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे। तो अगर हमारे पास नहीं है तो हम बोलते हैं वेदर ऑब्टेंड। मीन्स डेटिस वहां पे लिखा है ना, तो हमारे पास डेटिस लिखा है तो हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन अल्फा या इंफॉर्मेशन ब्रावो या इंफॉर्मेशन चार्ली या इंफॉर्मेशन डेल्टा। अपने ऊपर है, मतलब ये हाइपोथेटिकल है। हमने एडीसी से हमने ग्राउंड, जैसे कि मैंने आपका कॉल लिया, स्टार्टअप कॉल लिया। बेसिकली स्टार्टअप कॉल क्या है? जैसे कि लखनऊ टावर पे हमने स्टार्टअप कॉल लिया, तो हम क्या बोलते हैं? ठीक है, लखनऊ टावर को बोलते हैं कि लखनऊ टावर। ठीक है, अपने ऊपर होता है, आप पूरा फुल फॉर्म के साथ लिख सकते हो लखनऊ टावर। हमारा एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन में हाइपोथेटिकल कुछ भी ले रहा हूँ, लखनऊ टावर विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, स्टैंड 09er, पर्सन ऑन बोर्ड। पर्सन ऑन बोर्ड से पहले हम सिक्योरिटी चेक कैरिड बोलते हैं, तो सिक्योरिटी चेक कैरिड आउट। ठीक है, पर्सन ऑन बोर्ड 120। ये सब हाइपोथेटिकल है, अपने रिस्पेक्ट में ले सकते हो। ये सब बताता नहीं है कि पर्सन ऑन बोर्ड इतना है इतना नहीं, सब अपने। ये स्टार्टअप वाले लखनऊ टावर विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, स्टैंड 09er, सिक्योरिटी चेक कैरिड आउट, पर्सन ऑन बोर्ड 120, इंफॉर्मेशन चार्ली, रिक्वेस्ट स्टार्टअप। सिंपल है। तो हमने यहाँ पे लिखा ना इंफॉर्मेशन चार्ली, व्हाट दैट इज मीन। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास लखनऊ के पास डेटिस है या एटिस है, एटिस फ्रीक्वेंसी है, डेटिस फ्रीक्वेंसी है। तो एटिस डेटिस फ्रीक्वेंसी से हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास वेदर है? वो ट्रांसमिट होता रहता है कंटिन्यूअस। तो अगर आप वर्किंग में हो ना, फील्ड में हो, आप देखे होंगे कि कैप्टन क्या होता है, ऑन रखता है स्पीकर पे। तो आप देखोगे ना, जस्ट वो सुनता रहेगा वेदर इन्फॉर्मेशन क्या है, वो बोलता रहता है उसमें पूरा वेदर डेटा। वो ऐसे आता है। तो वो कैसे आएगा? वो उसी डेटिस से आता है। अब वो फ्रीक्वेंसी सेट करता है कैप्टन। कैप्टन सेट जैसे ही करेगा फ्रीक्वेंसी डेटिस या एटिस का, जिस एयरपोर्ट पे, उस एयरपोर्ट का फ्रीक्वेंसी जो भी है डेटिस या एटिस का, जैसे आप सेट करोगे आपका वेदर इन्फॉर्मेशन आने लगेगा। वो कंटिन्यूअस उसका रिस्पेक्ट होता है कि कितने टाइम पे होता है, और वो रहता है, वो कंटिन्यूअस ट्रांसमिट करता रहेगा वेदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो वेदर इन्फॉर्मेशन कैप्टन सुनते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको पता होता है कि इन्फॉर्मेशन चार्ली है कि अल्फा है। तो हम, हमारे पास ऐसा कुछ तो आएगा नहीं, तो हम हाइपोथेटिकली कंसीडर करते हैं, तो हम कुछ भी बोलेंगे इन्फॉर्मेशन चार्ली या इन्फॉर्मेशन अल्फा या इन्फॉर्मेशन ब्रावो। इफ एटीसी हैव नॉट डेटिस, एटीसी के पास कोई डेटिस है ही नहीं, इस केस में हम क्या करेंगे?
एटीसी के पास डेटिस नहीं है, देन हम क्या करने वाले, बोलेंगे वेदर ऑब्टेंड, मतलब जो मेरा कॉल था सेम कॉल रहेगा। हम क्या बोल रहे हैं, लखनऊ टावर विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली इज 1009 सिक्योरिटी चेक कैरिड आउट पर्सन ऑन बोर्ड 120 वेदर ऑब्टेंड रिक्वेस्ट स्टार्टअप। सिंपल है। तो हमने पूरा कॉल बोला, जस्ट इंफॉर्मेशन की जगह पे हमने क्या बोल दिया, वेदर ऑब्टेंड, क्योंकि हमारे पास डेटिस इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वेदर ऑब्टेंड कैसे हुआ, वो हमें स्कीपर्स प्रोवाइड करके देंगे, वो पूरा डेटा आती है उनके पास। जो ओसीसी होती है ना, ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर, वो पूरा स्कीपर वो डेटा पूरा कैप्टन को प्रोवाइड करता है, उसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है वेदर का, डेस्टिनेशन का भी, डिपार्चर का भी। एक मिनट, कुछ लोगों का एक मिनट। ठीक है, तो मैंने आपको ये बेसिकली डिफाइन कर दिया। अब आपको मेरे को एक पॉइंट आपको डिफाइन करना है, उसके बाद ये क्लास कंक्लूड करेंगे। आपको फिक्स डेटा मैं बता दूंगा, एंड कंटिन्यूएशन कब करने वाले हैं हम लोग वो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा मैं आप उसको भी कवर कर देता हूँ इस क्लास में। मैंने ये बोला कि हमारे पास डिटी सिटीज आपको समझा दिया। मैंने बोला कि कभी कभी हमारे पास टावर ही है, हमारे पास एसएमसी नहीं है, जिसको हम लोग सरफेस मूवमेंट कंट्रोल एरिया भी बोलते हैं, एसएमसी या ग्राउंड भी बोलते हैं। एसएमसी को कॉल कैसे करते हैं, तो ग्राउंड कंट्रोल। जैसे कि हमारे पास मुंबई था, तो आप बोलो सर कि मुंबई को सेम कॉल दो ना, जो मैंने कॉल स्टार्टअप कॉल दिया लखनऊ टावर को, तो हम इफ हम मुंबई पे और मुंबई को कॉल दे रहे हैं, तो सेम हमारा कॉल क्या जाने वाला है, ऐसे मुंबई ग्राउंड। एसएमसी को हम लोग कॉल में ग्राउंड बोलते हैं, ट्रांसमिट ग्राउंड बोलेंगे, तो मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, ठीक है, स्टैंड 09er सिक्योरिटी चेक कैरिड आउट पर्सन ऑन बोर्ड 120 वेदर सॉरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सॉरी कभी नहीं यूज करना है, मैंने आपको बोल दिया सॉरी, बट हम ये गलत बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे डिसरिगार्ड, जस्ट डिसरिगार्ड। तो डिसरिगार्ड में तो पूरा नहीं होगा, जस्ट ये वाला वर्ड डिसरिगार्ड होगा, ठीक है। वहां पे भी समझना है, इसलिए कि हमारे पास फ्रेज क्या है, एक ऐसा डिसरिगार्ड आएगा जिसमें पूरा कॉल डिसरिगार्ड हो जाएगा। हमें समझना है कि कहाँ पे डिसरिगार्ड बोलना है। डिसरिगार्ड करके जब भी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, कॉल स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऐसे कट भी नहीं करेंगे, कट भी मत करना पेपर में। जस्ट आप बोले हमने डिसरिगार्ड बोल दिया, तो डिसरिगार्ड बोला ना, तो वो एटीसी लिखता भी है डिसरिगार्ड, और आप भी लिखोगे, ऐसा नहीं है, ऐसे डिसरिगार्ड लिखेंगे हम। हमने बोला डिसरिगार्ड ना, तो बोल लिखेंगे डिसरिगार्ड इंफॉर्मेशन चार्ली, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सर, इंफॉर्मेशन चार्ली रिक्वेस्ट स्टार्टअप, सब एब्रीवेट फॉर्म यूज किया है मैंने, तो रिक्वेस्ट स्टार्टअप। अब यहाँ पे कैसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड था, तो जब भी हम ग्राउंड पे है ना और स्टार्टअप के लिए कॉल ले रहे हैं, तो हम ग्राउंड को कॉल करेंगे, और हमारे पास ग्राउंड नहीं है, तो देन वी कॉल इट टावर, ठीक है। अब आप मेरे से पूछते हो कि क्या सर हम टावर भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होता, हर एक एटीसी के पास टावर मैंडेटरी है। अब आप बोलोगे ये भी सर हो सकता है ना, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस कुछ भी आते हैं पेपर में, सारे सर्कमस्टेंसेस आपको बताऊंगा। कुछ एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे टावर क्या हो जाता है, ऑफ द एयर हो जाता है, या टावर में इशू है, टावर की फ्रीक्वेंसी ऑक्युपाइड नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट ही नहीं हो रही है, कोई भी टेक्निकल इशू है टावर की फ्रीक्वेंसी में, तब क्या करेंगे, कैसे अप्रूव कॉल लेंगे। तो हमने सिंपली कॉल लिया ग्राउंड, ग्राउंड हमारे पास था नहीं, हम टावर से कॉल ले रहे थे, ठीक है। अब टावर से जो हम कॉल नहीं ले पा रहे, तो हम किसको अप्रोच करने वाले हैं, उसके नेक्स्ट हायर एटीसी को। तो नेक्स्ट हायर एटीसी क्या होगा, टावर के बाद अप्रोच होगा, अप्रोच को कॉल करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने कॉल किया था टावर को, और टावर से कोई भी, या जैसे हम लखनऊ पे थे, मैं लखनऊ वाला कॉल बताता हूँ, यहाँ पे टावर है, ग्राउंड नहीं है, तो टावर पे हमने कॉल किया, हमारा टावर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, जैसे कि मैंने ये कॉल लिया पूरा, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ।
हमने एक बेसिकली यहाँ पे रिमूव कर दिया, एक बेसिक कॉल स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पूरा कॉल ले लिया, ठीक है, ये पूरा ट्रांसमिट किया, हमारा जो एटीसी था कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, नो रिप्लाई। अब क्या होता है ना, डिपेंड्स ऑन द टीचर पर्सपेक्टिव या टीचर मेंटालिटी। वो आपका इंस्ट्रक्टर क्या है, मैं तो टीचर हूँ, मैं आपको बोलूंगा नो रिप्लाई फ्रॉम टावर। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, और आप लिखोगे कि नो रिप्लाई, ये रिसीविंग वाले में, और ये आपका ट्रांसमिशन, ठीक है। क्या इंस्ट्रक्टर भी बोलता है डिपेंड, उसकी मेंटालिटी क्या है, वो बोल सकता है, या तो वो बोलेगा या तो कुछ नहीं बोलेगा। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो समझ जाओ टावर से हमारा कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है, टावर रिप्लाई नहीं कर रहा, मीन्स टावर से कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है। या फिर वो बोलेगा, सिंपली बोलेगा निगेटिव कांटेक्ट विद टावर, वो ये बोल नहीं सकता। अगर वो निगेटिव कांटेक्ट बोल दिया ना, तो आप लॉजिक समझ जाओगे और आप कॉल पकड़ लोगे, आप फंसोगे नहीं। लेकिन वो निगेटिव कांटेक्ट नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, नो रिप्लाई फ्रॉम टावर, या बोलेगा नो रिप्लाई फ्रॉम एटीसी। तो क्या आप पूरा लिखोगे नो रिप्लाई फ्रॉम एटीसी या टावर? नहीं, आप उसके रिसीविंग में क्या लिखने वाले हो, नो रिप्लाई, ठीक है। अब मैं कॉल कर रहा हूँ, जैसे मैंने लखनऊ टावर को कॉल किया, लखनऊ टावर ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैं अब किसको कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्टार्टअप कॉल लेना है, बस स्टार्टअप कॉल के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा नेक्स्ट एटीसी है अप्रोच, मैं नेक्स्ट एटीसी को अप्रोच कर रहा हूँ, तो बोलूंगा लखनऊ APCH, अप्रोच का होता है एब्रीवेट फॉर्म, लखनऊ अप्रोच विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली निगेटिव कॉन्टेक्ट विद टावर, TWR टावर का एब्रीवेट फॉर्म होता है। तो लखनऊ अप्रोच विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली निगेटिव कॉन्टेक्ट विद टावर, और अपना पूरा कॉल जो भी कॉल था मेरा, सेम कॉल ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बोलेगा, अब आप सोचते हो, अब हमारे टीचर के ऊपर है, इंस्ट्रक्टर के ऊपर है। मैं रहता हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा ट्रांसमिशन दो, आपको हर एक सिचुएशन अच्छे से समझना है, और जो आपका एग्जामिनर है वो भी वही करने वाला है। वो पता है क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा टावर फ्रीक्वेंसी इज वर्किंग नाउ। समझे आप अप्रोच से कभी भी स्टार्टअप कॉल नहीं ले सकते, वो हमारा एक्चुअल डेटा नहीं है। क्या ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, हम तब अप्रोच से कर लेंगे। तो हमारे पास दो कंडीशन है ना, या तो हम हमारा जो अप्रोच था वो क्या कर सकता था, वो ये बोल सकता था कि ठीक है स्टार्टअप अप्रूव्ड, वो क्या बोलेगा, सिंपल क्या बोलेगा, विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, या वो हमारा पूरा कॉल साइन, अभी हमें कॉल कर रहा है ना, तो हमारा नाम लेगा विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली लखनऊ अप्रोच स्टार्टअप अप्रूव्ड। सिंपल है, स्टार्टअप अप्रूव दे दिया। अब मैं आगे प्रोसीड करूंगा, जो भी है उस नेक्स्ट लाइन जो भी क्वेश्चन होगा। बट इफ दे ट्रांसमिट दिस डेटा, क्या बोलता है, टावर फ्रीक्वेंसी इज वर्किंग नाउ, तो क्या बोलेंगे हम, सिंपल, इस पे आप समझो, इस पे हम उसको ट्रांसमिट क्या करने वाले हैं, लखनऊ अप्रोच चेंजिंग ओवर टू लखनऊ टावर। वो क्या बोलेगा, अब एटीसी के ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो बोल दिया हमारा एटीसी, हमारा एग्जामिनर बहुत अच्छा है, उसने सोचा कि लड़कों को पता है कि कैसे कॉल को हैंडल करना है। यही समझ होता है कि आप कितना कॉल को हैंडल करना जानते हो। अगर आपको ये नहीं पता था कि हम चेंजिंग ओवर फ्रेजोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे कॉल करते हैं, आप यहाँ पे फंस जाते हैं। या तो कॉल गलत कॉल करते हैं, गलत कॉल करते तो आपको वो पूरा प्रॉपर मार्क्स नहीं देगा। या फिर आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट क्या कर रहे हो, लखनऊ टावर को कॉल कर दिए, तो आपने मिस किया ना। क्या मिस किया, अगर मैं डायरेक्ट लखनऊ टावर को कॉल कर दिया तो मैंने मिस किया। जो यहाँ पे फ्रेजोलॉजी यूज करना था, चेंजिंग ओवर टू लखनऊ टावर, हमें उसको बताना है कि सर हम लखनऊ टावर को कॉल करने वाले हैं, तो चेंजिंग ओवर टू लखनऊ टावर, और हमने ये मिस कर दिया, हमने डायरेक्ट लखनऊ टावर को कॉल कर दिया पूरा सेम, तो हमने मिस किया ना, तो वो कुछ नंबर तो काटेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नंबर नहीं देगा, नंबर देगा, बट वो कुछ नंबर दे विल डिडक्ट। 20 मार्क्स का था क्वेश्चन, 20 मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो उसने बोल दिया हमें, ठीक है। अब ये इसका कॉल क्या होगा, या तो टीचर मेरे को इंस्ट्रक्टर समझ रहा है आपका कि जो लड़का है इसको सिचुएशन हैंडलिंग बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो अब नहीं फंसाने वाला, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको कितना ही घुमाएगा, नहीं घुमाने वाला। वो क्या सिंपल बोलेगा, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिंपल क्या लिखते हो, GNTQ, मतलब मैं तो ये लिख देता था GTNQ, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ फॉर्म में ऐसे लिख देता था। आप चाहो तो लिखो या तो मत लिखो, आपके ऊपर है, बट आप जरूर मेंशन कर देना GTNQ, कोई इशू नहीं है, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे। या फिर आप कुछ लोग क्या लिखते हैं, ऐसे पूरा लिखते हैं,
गो टू नेक्स्ट GTN ऐसे लिख देते हैं। मैं ऐसे लिख देता था GTNQ, कोई इशू नहीं है, टीचर की मेंटालिटी है, वो गलत नहीं करेगा, बट ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप GTN लिख दो, वो समझ जाएगा और उसका नेक्स्ट कॉल ले लो। अगर यहाँ पे भी वो जज करना चाहता है तो वो पता है यहाँ पे आपको प्रोसीड नहीं करने देगा, आपको नहीं आगे बढ़ा रहा है। वो पता है क्या बोलेगा, रॉजर बोल देगा, सिंपल है कि हमने सुन लिया आपकी बात, आप क्या करने वाले हो। अब इसने रॉजर बोल दिया ना, या ट्रांसमिशन दे दिया हमने, तो हमें पूरा सेम कॉल अब टावर को करना पड़ेगा। और अगर उसने गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया तो हम फिर टावर को कॉल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द टीचर मेंटालिटी, इंस्ट्रक्टर मेंटालिटी, हमें वो कैसे घुमाते हैं पेपर में उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग समझेंगे ईच एंड एवरीथिंग, एक एक पॉइंट हमको समझना है, बहुत स्पेसिफिक समझना है। मैं कुछ भी नहीं घुमाऊंगा आपको, हर एक सिचुएशंस बताऊंगा, कितने तरह से आपको फंसा सकते हैं ये लोग, हर एक सर्कमस्टेंसेस बताऊंगा। मोस्टली लोग फंसते हैं पेपर में ग्राउंड कॉल में, ग्राउंड कॉल में वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे वो बोल देते हैं आप लैंडिंग पे जा रहे हो, सिंपल उनका सर्कमस्टेंसेस क्या गया, बोल दिया फायर फाइटिंग सर्विसेज नॉट अवेलेबल एट लखनऊ एयरपोर्ट, और हम लखनऊ पे ही लैंडिंग का रिक्वेस्ट लेने वाले हैं। हमने लैंडिंग रिक्वेस्ट मांगा, ठीक है, और उसने बोल दिया फायर फाइटिंग सर्विसेज नॉट अवेलेबल एट लखनऊ, या सिंपल इतना लाइन नहीं बोलेगा, सिंपल बोलेगा फायर फाइटिंग सर्विसेज नॉट अवेलेबल, इतना बोला। अब क्या कर सकते हैं, नहीं लैंड कर सकते हैं, फायर फाइटिंग सर्विसेज नहीं है तो नहीं लैंड कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे स्टार्टअप अप्रूव कॉल लिया ना, यहाँ पे भी वो सिचुएशन बोल सकता था, वो स्टार्टअप अप्रूव नहीं देता टावर, क्या बोलता, विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली लखनऊ टावर फायर फाइटिंग सर्विसेज नॉट अवेलेबल। अब इसका मीनिंग क्या है, नॉट अवेलेबल। अब इसने बोल दिया ना, अब अगर आपने बहुत हर एक सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आपने देखा है तो आप सिंपली क्या बोलोगे, रिक्वेस्ट टैक्सी बैक टू एपरोन, या फिर कैंसिलिंग माई कॉल। सिंपल है, फीडबैक रीडबैक में आप दे रहे हो, क्योंकि फायर फाइटिंग सर्विसेज नॉट अवेलेबल है तो आप कॉल नहीं ले सकते, आप डिपार्चर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप रनवे तक पहुंच गए हो और वहां पे बोल दिया टेक ऑफ परमिशन नहीं दिया, डिपार्चर रिक्वेस्ट नहीं अप्रूव हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रनवे से टैक्सी बैक टू एप्रोन जाना पड़ेगा। एप्रोन मींस वही एरिया जहाँ पे आप जहाँ पे आपका स्टैंड होता है, स्टैंड एरिया ये पूरा कैप्रोन एरिया है। ठीक है, जहाँ पे आप सारा काम कर रहे हो, अराइवल, पैसेंजर्स का डिपार्चर, ये सब है। तो एप्रोन एरिया पे जाना पड़ेगा आपको, स्टैंड पे जाना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट टैक्सी बैक टू एप्रोन, सिंपल है। और अगर हम रनवे तक गए ही नहीं थे, हम तो जस्ट स्टार्टअप कॉल मांग रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे, कैंसिलिंग माई स्टार्टअप कॉल या कैंसिलिंग स्टार्टअप, सिंपल है, विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, बस इतना ही बोलेंगे। हमें रीड बैक नहीं देना है इसका कि फायर फाइटिंग सर्विसेज नॉट अवेलेबल, ये रीड बैक नहीं बोलना है। उसने बोला फायर फाइटिंग सर विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली फायर फाइटिंग सर्विसेज, विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली लखनऊ टावर फायर फाइटिंग सर्विसेज नॉट अवेलेबल, उसने इतना बोला। मैंने क्या बोला, कैंसिलिंग माई स्टार्टअप विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। जब भी हम कॉल देते हैं या रीड बैक देते हैं, जब हम कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में हैं तो हम लास्ट में अपना कॉल साइन मेंशन करते हैं। तो हमने सिंपली ना, क्योंकि हम कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में थे, तो हमने उसको बोला कैंसिलिंग माई स्टार्टअप कॉल विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिचुएशंस। और ये सर्कमस्टेंसेस कितने बन सकते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं, और आपको बताऊंगा। अब जो मेरे को कंसीडर करना था, मेरे को आपको बताना था, वो मैं अब यहाँ पे आपको कवर कर देता हूँ। समझ लो हमारा ये स्टैंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट स्टैंड करता है, ये 099er स्टैंड बे है हमारा, ये हमारा हो गया रनवे, ठीक है, ये हमारा रनवे सेंटर लाइन हो गया, ये हमारा टैक्सी बे, ये टैक्सी बे है, और ये हमारा रनवे होल्डिंग पॉइंट है कि हम रनवे में एंटर कर सकते हैं। रनवे होल्डिंग पॉइंट मींस क्या होता है, वो लाइन या वो रूट एरिया जिसके वजह से, रूट नहीं टैक्सी बे बोलते हैं, वो टैक्सी बे जिससे हम रनवे में एंटर कर सकते हैं। तो हमारे पास दो टैक्सी बे है, आप देखोगे रनवे होल्डिंग पॉइंट है अल्फा एंड ब्रावो। हम अल्फा से भी रनवे में एंटर कर सकते हैं और ब्रावो से भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटरिंग पॉइंट है जो रनवे से कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं रनवे होल्डिंग पॉइंट। ठीक है, रनवे होल्डिंग पॉइंट।
तो अब आपको ये समझाना था कि रनवे होल्डिंग पॉइंट क्या है। तो जहां से रनवे में एंटर करते हैं वो हमारी रनवे होल्डिंग पॉइंट होती है। ये हमारी टैक्सी लाइंस है जहां से हम टैक्सी करके ऐसे एंटर करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आता है कि सर हम हमारे पास कब तक हमारे पास एसएमसी भी है, ग्राउंड भी है और टावर भी है, तो कब हम टावर को स्विच करते हैं? जैसे ही आप रनवे होल्डिंग पॉइंट पे हो ना, यहाँ पे हो, ब्रावो पे हो या अल्फा पे हो, इस वाले पॉइंट पे हो, अब जब एंटर करोगे रनवे पे ना, तो हमें क्या करना होगा, वहां पे टावर को स्विच करना होगा। रनवे होल्डिंग पॉइंट तक जितने भी कम्युनिकेशन होंगे वो सारे कम्युनिकेशन ग्राउंड तक होंगे। रनवे होल्डिंग पॉइंट के बाद जितने भी कम्युनिकेशन करना है एडसी से, वो सारा कम्युनिकेशन टावर को जाएगा। सिंपल है, बस ये समझना होता है, हमें गलत नहीं होना है। और अगर हमारे पास ग्राउंड है नहीं तो सिंपल है, टावर का जितना लेवल है, ग्राउंड से टावर का जितना फ्लाइट लेवल है, सब टावर को कॉल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर टावर के साथ हमारे पास ग्राउंड है, तो इफ एटसी हैव ग्राउंड ऑथोरिटी या ग्राउंड frequency also, then we have to call to until reach runway holding point। रनवे होल्डिंग पॉइंट तक जब तक रीच नहीं होते तब तक के सारे कॉल हमारे पास कहाँ जाएंगे, ग्राउंड को जाएंगे। रनवे होल्डिंग पॉइंट के बाद जो जितने भी कॉल्स होंगे सब हमारा टावर को जाएगा। तो रनवे होल्डिंग पॉइंट पे है, हम एंटरिंग रिक्वेस्ट मांग रहे हैं या एंटरिंग रनवे 09er, ठीक है, तो भी हम टावर को कॉल कर रहे हैं। हम रनवे पे जैसे एंटर होंगे या एंटरिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं या डिपार्चर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम टावर को कॉल करेंगे, डिपार्चर कॉल ग्राउंड को नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स डेटा मेरे को आपको समझाना था, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। तो ये था जो भी मैंने आपको डेमो क्लास में कंक्लूड किया। मैं आपको फीस बता देता हूँ, ठीक है, और फॉर्म डिटेल, जो भी डिटेल है फीस की या फॉर्म है, सब कुछ मैं आपको आज के रात तक मैं आपको सबमिट कर दूंगा, मीन्स ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको फीस बता देता हूँ, और जो मैं मटेरियल है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो भी मैंने रेडी किया हुआ है आपके लिए या क्लास के लिए, आप समझ सकते हो जैसा भी, ठीक है। तो फीस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, तो दो तरह के फीस डेटा है, मैं आपको बता देता हूँ, वो डिटेल में भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक। दो तरह के फीस डेटा है, जो भी अभी क्लास स्टूडेंट अलग डेटा रखा है, जो अभी एम्प्लॉयड है उनकी। तो क्लास स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास डेटा है 5.5 के, ठीक है। जो एम्प्लॉयड है उनके लिए 6, बट मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो एग्जैक्ट ये नहीं रहेगा। आप अभी जब ज्वाइन हो जाओगे ना, तो 5K पे हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ये डिस्काउंट रहेगा। और जो भी एम्प्लॉयड है उनको 6 तक हम ज्वाइन कर लेंगे, 6K तक, तो ये हमारा डिस्काउंट रहेगा। तो ये उनके लिए, जो एम्प्लॉयड है उनके लिए ये डेटा रहेगा। बट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहेगा, तो इफ़ अगर एम्प्लॉयड मेरे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे इसको लेके, तो मैं एएमई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वो भी इशू नहीं करता हूँ, तो मैं इनके लिए 5.5 के भी रख सकता हूँ। तो मैं 5.5 के रखूंगा, तो मैं इसके लिए लिमिटेशन लगाऊंगा, तो वो लिमिटेशंस मैं आपको भेज दूंगा। बट स्टूडेंट्स के लिए 4.5 रहेगा। प्रीवियस मैंने 2022 में मैंने क्लास कंडक्ट किया था, तो बहुत ही कम फीस था मेरा, वो भी बता देता हूँ, बट क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपका फीस बहुत कम था, तो वो मेरा 2022 में क्लास कंडक्ट किया था, तो 3K फीस था मेरा। तो उसके रेस्पेक्ट में मैंने आज के रेस्पेक्ट में 2025 है, तो मैंने इतना रखा, ठीक है। बाकी ये डिटेल मैं आपको भेज दूंगा, जो भी डिस्काउंट के साथ डिटेल है। तो जो भी क्लास की ड्राइव है ना, बहुत स्पेसिफिक है, हमारे पास 2 ड्राइव है, बट इसमें क्या है ना, एक्सेस का है, मतलब हमारे पास ड्राइव के मटेरियल में एक्सेस का है। अब ये बेसिक ये जब ड्राइव देखोगे ना, तो ये पूरा ड्राइव ऐसे ओपन होता है, बट ये वाला सेक्शन नहीं ओपन होगा आपको, क्योंकि ये क्लास के लिए मैंने रेडी किया है, ठीक है। बेसिक मतलब जनरली आपके पास ये ड्राइव का लिंक होगा, बट ये वाला फाइल आपको नहीं दिखेगा, इसको मैंने रेस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। तो बस क्लास के लिए शेयर करने वाला हूँ। मैप्स आपको इसमें मिल जाएगा, जो भी मैप्स हमें रिक्वायर्ड है वो सारी मैप इसमें है, ठीक है। और हाईलाइटेड में मैंने क्या किया, 2 पार्ट सीखा। पार्ट 1 में मेरे जो नोट्स मैंने आपको बताया, कॉल की जितने भी फॉर्मेट है, मैं आपको यहाँ से किस स्टैंडर्ड होता है ना कि हमें सर हर एक कॉल का एक बेसिक स्टैंडर्ड्स बता दो, तो वो स्टैंडर्ड यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, वो देखना है। नोट्स में अभी जिस नोट से पढ़ा रहा था वो मेरा नोट्स था, तो वो नोट्स मैं आप देख ही लिए हो। ये हैंड रिटन नोट्स है, पूरी थियरी आपको इसमें मिल जाएगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की इसमें भी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की इसमें भी है, जिससे मैं पढ़ा रहा था उसमें भी पार्ट 2 की सारी डिटेल मिल जाएगी। बहुत ज्यादा डेटा आपको फॉलो नहीं करना। और एक नोट्स ये है जो अदर है, किसी का
ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं, इसमें भी मैं बता दूंगा आपको क्या फॉलो करना है। तो मोस्टली आपके 3 ही मेजर नोट्स हैं आपका, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब इसमें कवर हो जाते हैं। अब पार्ट 2 में क्या होता है ना, हमारे पास ये तो हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के नोट्स हो गए। अब स्पेसिफिकली केवल पार्ट 1 के लिए है, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि कौन कौन से नोट है, ये मेरे मार्क्ड है, ठीक है, ये मार्क नोट है, ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट और मार्क किया है, उसको देखना है। और उसके बाद हमारे पास आता है सॉल्व, कि सर हमें सॉल्व क्या करना होगा। तो सॉल्व जो मैंने रेफरेंस दिया है बस वही सॉल्व करेंगे। सॉल्व के लिए एक है यहाँ पे 86 फ्लाइट प्लान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट सेम डेटा इसी से आता है, ठीक है, वो सबके पास रहता है। तो इसको मैंने मार्क किया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत स्टैंडर्ड के साथ में। आदित्य के पीडीएफ है, ये भी पूरा मैंने मार्क किया है कैसे कवर करना है। और एक साहिल करके पीडीएफ है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें 33 फ्लाइट प्लान है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पीडीएफ है। अच्छा पीडीएफ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसमिशन में रॉन्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कुछ भी जब प्रैक्टिकल देखने जाते हो ना तो बहुत सारी गलतियां होती हैं और आप समझ नहीं जाते हो कि सर इसके ट्रांसमिशन कॉल में ये मेंशन किया, इसके ट्रांसमिशन कॉल में ये मेंशन किया। जैसे आप बोलोगे कि सर ग्राउंड कॉल में आपने फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं किया था, क्या हम मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो। अब मैं बोल रहा हूँ, अब बोलोगे कि सर बहुत सारे इंस्ट्रक्टर ऐसे बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी कॉल मेंशन करना है, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव, जरूरी नहीं होता। और आरटी एक ऐसी पेपर है ना जहां पे हर एक चीज जरूरी नहीं होता कि आप बताओ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बताएंगे आपको पोजीशन कॉल में यू हैव टू मेंशन डीएमई। अब आप मेरे से पूछते हो क्या सर डीएमई मेंशन करना एकदम इंपॉर्टेंट है? नहीं, आप छोड़ भी दो, कोई सुनिए, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। आपको लग रहा है ना कॉल आपको डीएमई मेंशन करना पड़ेगा तो यू हैव टू, और आपको नहीं लग रहा है, ये बहुत बेसिक पोजीशन रिपोर्ट है, यू कांट, आप लेफ्ट कर सकते हो डीएमई मेंशन करना। तो ये सब स्टैंडर्ड्स है, ये हर एक चीज आपको समझना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता लोग क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम बहुत बड़ा फियर बना के रखे हैं आरटी को लेकर के, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हर एक चीज को कैसे किस कॉल को टैकल करना है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है, किस कंडीशन में किस तरह से हमारा कॉल होना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से मार्क और डिफाइन किया है। और मैं इन सारे पीडीएफ को आपको सॉल्व कराऊंगा, ऑलरेडी ये सॉल्व पीडीएफ है और मैंने मार्क किया है, हाईलाइट किया है, बस वो कौन से इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको दूंगा। और मेरे जो शॉर्ट है मेरे सॉल्व है वो आपने देख ही लिया, उसमें सारा फ्रेश था जो मैं आपको दिखा रहा था फ्लाइट प्लान, उसमें सारे फ्लाइट प्लान है, जिनसे जितने भी कॉल हैं सारे कॉल्स हैं, ठीक है। ये कहो कि कुछ कोर्स हैं, जैसे मैं आपको बताया था ना कि एक एफआईआर बाउंड्री, सर आप बता दो कि किस एफआईआर में कौन कौन से डेस्टिनेशन डेजिग्नेशन आते हैं, वो इस वाले कॉल में मिल जाएंगे आपको सारे। जैसे आप इसको ओपन करोगे ना इसमें सारे मिल जाएंगे कि हमारे किस एफआईआर बाउंड्री में कौन कौन से डेस्टिनेशन या प्लेस आते हैं, यहाँ पे सारे मिल जाते हैं, इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। ये बहुत बेसिक्स है। तो ये हमारा इसका नोट हो गया, मतलब सॉल्व का हो गया। तो सॉल्व में हमें ये कवर करना है। और एक सेपरेट होता है कि सर क्वेश्चन नंबर 5 हमें बहुत अटकता है, स्पेसिफिक बताऊंगा एकदम सिंपल सा स्पेसिफिक, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, एक भी नहीं गलत होगा। बट आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ के जाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो मैं गाइड करूँ सिंपल जस्ट फॉलो दैट पॉइंट्स। रेडियो चेक ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हो, मैं बताऊंगा क्या आपको देखना है क्या नहीं देखना है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें एडिशनल भी लगाया, जैसे यहाँ पे एक एडिशनल ऐड किया है, ये भी है, ये भी है, चाहो तो देख सकते हो या छोड़ सकते हो, मैंने देखा था बट रिक्वायर्ड नहीं है। क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको देखना है, कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा नहीं होगा, ठीक। तो ये पूरा नोट्स है, ये 3 पार्ट्स हैं हमारे ड्राइव के, जो कि क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इतना ही है। बाकी जो भी आपको डाउट होगा आप मेरे से पूछना है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। और क्लास का एनरोलमेंट क्या होगा, जैसे जैसे आप एनरोलमेंट कर लोगे क्लास डिटेल्स, तो हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर, मतलब मेरा जनरली कोई भी क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ तो आफ्टर 2 डेज मैं स्टार्ट करता हूँ, तो 2 डेज का टाइम देता हूँ मैं हमेशा, और डिस्काउंट भी 2 से 3 दिन का रखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अगर आप पेपर दिए हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप सारी चीजें समझ रहे होगे। अगर मैं कुछ चीजें लाइक सर्कमस्टेंसेस आपको बता रहा हूँ कि ये सारी सर्कमस्टेंसेस हमें फेस करने पड़ता है, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझ रहे हो। बाकी फियर तो आप समझ ही रहे हो ना, आरटी का कितना बना के रखे हैं, वो सब बेकार है भाई, मत पढ़ना किसी के चक्कर में। आप बहुत सिंपली क्लियर कर सकते हो आरटी पेपर, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, सिंपल है। बट इफ हमने पहले से ही जज कर लिया है कि नहीं हमको पैसे देने हैं निकालने के लिए,
तो वी कांट, है ना। वो तो फिर उनके माइंडसेट पे हम 1.5 लाख दो ना, आराम से 2 लाख अभी आपका आरटी हाथ में आ जाता है ना, तो वो तो ऊपर है। ठीक है, और आता भी है, करप्शन बहुत है भाई आरटी के पेपर में। तो इसलिए आपको ना बहुत अच्छे से बढ़ के जाना है। अगर आप एवरेज से नीचे हो ना, तो पता नहीं क्या करेंगे आपके रिजल्ट में। बट मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, बट आपको भी पता है कि करप्शन है कि नहीं है। करप्शन तो बहुत है। ठीक है, मेरे साथ वाले बहुत पास हैं 2 लाख देके। ठीक है, तो जो भी सीनियर लोग हैं या सीनियर टेक हैं, मास्टर टेक हैं, उनका नहीं निकल रहा था, बूढ़े हो रहे थे, 40 के उम्र तक हो गए, तो क्या ही करेंगे। उनसे बन ही नहीं पा रहा है पेपर, पढ़ ही नहीं पा रहे, ऐसे भी है ना, तो करप्शन तो है। बट अगर आप स्पेसिफिकली पढ़ के जाओगे, बहुत अच्छा करके जाओगे, तो आपके रिजल्ट में कोई इशू नहीं आएगा। और मुझे ये लगा था, मैं कभी बिलीव नहीं करता था, बट कोलकाता वाले ने वो इशू किया तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई कुछ नहीं है, इन लोग का प्रॉब्लम बहुत है। बट क्या होता है ना, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग होती है, जितना भी कम्युनिकेशन होता है, कॉल होता है, आर्टिकल, वो सब रिकॉर्ड होता है, तो बहुत कम चांस होता है। और वो भी पैसे भी ले लेंगे लोग, आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको टीचर हेल्प करता है ताकि आप कॉल सही टेकअप कर पाओ, और आप इजी क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो, जो हैव टू सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस, तभी वो पास करेंगे। मॉड्यूल 13 की भी लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग भी देता हूँ, रिकॉर्डिंग देता हूँ, रिकॉर्डिंग कवर करते हैं लोग, फिर उसका लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं, लाइव डिस्कशन क्लासेस। अभी जो भी क्लासेस हैं, लाइव डिस्कशन क्लासेस ही कंडक्ट करते हैं। मॉड्यूल 15 की भी है, 11 एंड 13 एंड 10, अभी तो ये 3-4 क्लासेस ही कंडक्ट कर रहा हूँ, और एक आरटी है, तो आरटी स्टार्ट करने वाला हूँ इस सेशन के लिए। बाकी आरटी की क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को जल्दी कवर करना रहेगा सिलेबस। बट मैं बहुत आपको स्पेसिफिक बताऊंगा, आपको, मेरे को घुमाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को बस इतना समझना है कि आपका पेपर क्लियर कराना है, और मैं बस यही चाहूंगा कि आपका पेपर निकल जाए। जैसे मैं मॉड्यूलर एग्जाम में मेरा बहुत स्पेसिफिक क्लासेस मैं हमेशा से करते आया हूँ, इसी तरह से मैं आरटी में बहुत स्पेसिफिक आपको बताऊंगा ताकि आपका पेपर निकले। मेरे को पूरा होल सिलेबस या कितनी सारी चीज़ें हैं, वो मेरे को हर एक चीज़ नहीं कहानी की तरह एक्सप्लेन करना है, मेरे को बहुत स्पेसिफिक बताना है, वो चीज़ें जो आप पढ़ के आरटी क्लियर कर लो इजी, आपको टाइम ना लगे, 2 से 3 अटेम्प्ट में ना जाना पड़े, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, जैसे आप फॉलो करोगे यू विल क्रॉस द पेपर। ठीक है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपको कंडक्ट कर रहा हूँ, मतलब एएमई स्टूडेंट्स को कंडक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जब आप कैप्टन्स को ले लेते हो, वहाँ पे उनके नेविगेशंस रेगुलेशंस के जो इंटरव्यू होते हैं ना, बहुत टफ होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ दिल्ली सेशन में मेरे पास मेरे साथ में 7 लोग थे राउंड में, फर्स्ट पार्ट में, और हम लोग 6 पास हो गए थे फर्स्ट पार्ट में, एक फेल हुआ था। बट जब रिजल्ट आया ना, तो वो 6 में से केवल मैं ही पास था, पार्ट पार्ट 2 में भी। बाकी जो लोग पार्ट 1 पास थे ना 6, उनका मैं देखा, मेरे आगे पीछे जितने इन लोग का रोल नंबर था सब फेल है, और सब कैप्टन ही थे, मतलब वही कैप्टन, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब स्टूडेंट पायलट थे, सब फेल थे। उनका ना जो इंटरव्यू होता है ना, बहुत टफ होता है, और 2-3 लोग मेरे से बात भी किए थे, उन लोग को ऐसा नहीं कि बहुत टफ भी पूछा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन सुन के टफ होते हैं, बहुत होते हैं। तो जनरली क्या होता है ना कि हम ऐसे क्लास में जब भी ज्वाइन होते हैं ना, ठीक है, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना मन से, ठीक है। तो वो थोड़ा उनका रहता है इशू, तो आप कुछ कॉल्स ऐसे रहेंगे ना, जैसे आपको समझ में आता है कि सर हमें क्या ही पूछेंगे इंटरव्यू में, तो आप, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैं आपको हर एक सेशन का पेपर भी दूंगा, इस सेशन के भी सारे पेपर मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप में आते रहते हैं, तो अरेंज कर रहा हूँ कौन कौन से पेपर्स आए हैं, सेम वही सारे पेपर है जो मैंने आपको बताया ना, 68 पेपर्स हैं, फ्लाइट प्लान है। इफ यू easy tackle the 68 flight plans 2 times 3 times, depends on your mentality, आप कितना अच्छा कैचअप रखते हो, अगर 2 टाइम्स कर लेते हो ना, बहुत आसानी से आपका वो कवर हो जाता है पेपर। पार्ट 1 ही तो है प्रॉब्लम, पार्ट 1 ही सबका नहीं बनता, पार्ट 2 आपका, पार्ट 1 जिनका बन जाएगा उसका इतना कंफर्म रहता है 99% कि वो पार्ट 2 भी क्लियर कर लेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर पार्ट 2 की भी तैयारी करेगा। पार्ट 2 हमारी थ्योरेटिकल है, बहुत स्पेसिफिकली बताऊंगा, जैसे वीओआर का एग्जांपल्स आ गया, डेफिनेशंस आ गया, मेरे से पूछे थे व्हाट इज द आईएलएस, और वो बहुत, मैं बताया ना, बहुत कैजुअल टीचर से, तो वो हिंदी में ही बोल रहे थे कि आईएलएस का वर्किंग बताइए, ऐसे उन्होंने बोला था डब्ल्यूपीसी वाले ने, तो जस्ट आई एक्सप्लेन द आईएलएस,
ठीक है, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? हमें मेंटालिटी होनी चाहिए ना, वी हैव अंडरस्टैंड द ऑल ऑफ थिंग्स ऑफ आईएलएस है ना, वी नो द आईएलएस पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स एंड वर्किंग फ्रीक्वेंसीज, तो हमको एक तरह से इंटीग्रेट करना है ना, तो आपको एक बेसिक या 5 या 6 लाइन का हर एक नोट आपको रेडी करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें कवर करना है। तो हमने कैसे एक्सप्लेन किया, तो हमने एक लॉजिक बना लेते हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक बना लेते हैं कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे एग्जामिनर को। तो मैंने क्या किया, just define the ALS, then define the component of ALS, then explain the each and every component, simple, cover हो गया ALS, इतना ही करना है, वो खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको समझ में आ जाएगा क्या आ रहा है। यू मैंडेटरी यू हैव टू ट्रांसमिट या यू हैव टू टेल देम व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ VOR या ILS का, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकलाइजर, ग्लाइड स्लोप एंड मार्कर बीकन, वो तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो तो वही सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। फिर मेरे से पूछा था एक वासी के बारे में पूछा था, वासी एंड वापी लाइट्स एंड द प्रिंसिपल पूछा था उसका, एंड पूछा था एक वेदर रडार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, DCCA ने फ्रेजियोलॉजी के लिए लाइट्स, क्या पापी पूछा? लाइट्स, हाँ, पापी लाइट्स ने ये सब पूछा था। रनवे मार्किंग्स पूछा था, रनवे मार्किंग्स बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा रनवे मार्किंग्स क्या है कैसे नहीं है। उसको जस्ट एक्सप्लेन, जितना आपको पता है उतना एक्सप्लेन करो। जैसे कि रनवे मार्किंग्स मैंने बहुत कम ही पढ़ के गया था, तो मैं कैसे एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपके ऊपर सर्कमस्टेंसेस नहीं है, मे भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जो आपको नहीं आते हैं, बट क्या वो फेल कर देंगे? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। अगर वो 5 क्वेश्चन पूछ रहा है WPC, अगर आप 4 आंसर करते हो या 3 आंसर कर रहे हो, तो 3 का तो मार्क्स देगा ना, क्योंकि WPC है 50 मार्क्स। तो अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहा है मींस ईच क्वेश्चंस कैरी 10 मार्क्स, तो सिंपल है, अगर आप 3 क्वेश्चन बता रहे हो तो 30 मार्क्स तो देगा ना। तो सिंपल है। उन्होंने मेरे से एक पॉइंट पूछा था कि वर्किंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेदर रडार, तो मेरे को ना इनिशियल वाला भूल गया था, इनिशियल वाला या फिर उसका रेंज होता है ना, तो इनिशियल या फाइनल का कोई एक भूल गया मैं, तो मैं सिंपल एक ही बताया बस, कि 5.9 या जितना गीगाहर्ट्ज है, जो गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में होता है, बस बाकी क्वेश्चंस बता दिया था। DCA ने मेरे से 9 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, 9 क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन नहीं बता पाया था, और मेरे को सिंपली मैं सॉरी बोल दिया, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस बता दिया था। DCA मोस्टली फ्रेजियोलॉजी पूछते हैं और रेगुलेशन पूछ लेते हैं, WPC वाला पूरा इंस्ट्रूमेंट पूछता है, ठीक है, VOR वगैरह NDVs एंड देन ये सब पूछते हैं। ILS अप्रोच उसने पूछा था कैसे होता है, ठीक है, एंड कैसे गाइड करता है ग्लाइड स्लोप एंड ILS का लोकलाइजर कैसे गाइड करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जैक्ट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना, हाउ टू टैकल द एग्जामिनर। हमें बहुत इजी उनको लेके चलना है, बहुत कैजुअल नहीं होना है कभी एग्जामिनर के साथ में, क्योंकि वो इंटरव्यूअर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उनके पास में, तो नो एटीट्यूड, नो ऐसी चीज़ें जिससे उसे लगे कि ऐसा है, तो वो वैसे भी फेल करने वाला है। और जो न्यू लोग आ रहे हैं ना, जैसे कोलकाता में नए लोग थे, एकदम नए नए लोग मिले थे, मतलब हम लोग के तरफ थे ऐसे यंगस्टर्स, तो वो थोड़े ज़्यादा ही इनपुट करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं। बट अगर थोड़े ओल्डर है ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करते इंटरव्यूअर में, बट दे विल टेक 10 मिनट्स, इतना समझ लो 20 मिनट्स का इंटरव्यू रहेगा, 20 मिनट से कम नहीं रहता है। हर एग्जामिनर आपसे 10 मिनट्स लेता ही है, अगर 5 क्वेश्चन भी पूछेगा तो 10 मिनट से ऊपर हो जाता है। DCA वाले ने ज्यादा टाइम लिया था, WPC वाले ने 5 ही पूछा था। और मैं मोस्टली देखा हूँ कि दिल्ली में जितने लोगों ने दिया था एग्जाम, और उनमें WPC वाले ने 5 ही, 5 या 6, 5 या 6 ऐसे, और DCA वाले ने मैक्सिमम पूछा था। ठीक, ओके, बाकी जो भी डेटा है मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, बाय, गुड नाइट।